नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश की युवा पीढ़ी के सामने मोदी और अमित शाह पूरी तरह से सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। आप जानते हैं कि कल किस तरह नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया। पीएम मोदी को यह तो पता ही होगा कि ऐसा कहने पर तीखी प्रतिक्रिया होगी, लेकिन वो ये अंदाजा शायद नहीं लगा पाए थे कि इस नाम से एक पार्टी ही बन जाएगी। जी हां, दिमागी नक्सल पार्टी सोशल मीडिया पर दिख रही है, ट्रेंड कर रही है। जैसे कॉकरोच जनता पार्टी दिखने लगी थी, वैसे ही अब दिमागी नक्सल पार्टी भी अब डीएनपी दिमागी नक्सल पार्टी सोशल मीडिया पे आप जाके देख लीजिए और उसको आप फॉलो भी कर सकते हैं। वैसे मोदी की पीढ़ी के ही विपक्षी नेता इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं कि जेन जी को कोस कर आप अब सत्ता की राजनीति नहीं कर सकते हैं, और अब तो जेन अल्फा सामने है। जैसे पी चिदम्बरम ने कहा है, जी हां, पी चिदम्बरम, उन्होंने क्या कहा है देख लीजिए। मुझे दिमागी नक्सल होने में गर्व है। देख लिया आपने, मुझे दिमागी नक्सल होने में गर्व है। वहीं मनोज कुमार झा आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने भी आज सुबह ही प्रधानमंत्री को समझाइश दी थी कि प्रिय प्रधानमंत्री महोदय, बच्चे, युवा, जिज्ञासु लोग दिमागी नक्सल शब्द देने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। अब आप कई भारतीय भाषाओं में और हर संभव प्रारूप में वायरल होने वाले मीम्स, रील्स, कार्टून, पैरोडी, कविताएं और गीतों के लिए तैयार हो जाइए। अब ये बनने वाला है दिमागी नक्सल। 56 इंच तो सुन ही रहे हैं मोदी जी। तो अब देखना होगा कि दिमागी नक्सल शब्द अब और किस तरह से मोदी सरकार को डराता है। इधर राहुल गांधी ने भी 22 अगस्त को होने वाले छात्रों की गूंज का जो कार्यक्रम है उसका ऐलान कर दिया। कल ही पुणे में करने जा रहे हैं, महाराष्ट्र, पुणे। और आज एक वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने जो कुछ लिखा है इस कार्यक्रम के बारे में, जरा वो भी आपके सामने रखता हूं। राहुल गांधी लिख रहे हैं, देश के युवाओं ने मोदी सरकार के सामने जिस साहस और मजबूती से खड़े होकर जवाबदेही की मांग की, वो काबिले तारीफ है। हमें इन युवाओं पर गर्व है, खासकर उन लड़कियों पर जिन्हें बीजेपी के गुंडों की बदसलूकी, गाली गलौज और हिंसा का सामना करना पड़ा, लेकिन अब उनकी आवाज दबाई जा रही है, दबाई जा सकेगी। 22 अगस्त को छात्रों की गूंज पुणे पहुंच रही है, जहां इस बार का कार्यक्रम सिर्फ लड़कियों के लिए होगा, सिर्फ लड़कियों के लिए। अब लड़कियां बोलेंगी, देश सुनेगा। तो जाहिर है कि संसद में जब विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा तो जनता की आवाज जनता के बीच जाकर ही उठाई जाएगी। राहुल गांधी वही कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने संसद में भी जब यही कोशिश की थी तो उन्हें अब नोटिस दे दिया गया है कि उन्होंने इडियट शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। संजय राउत ने इस पर राहुल गांधी का बचाव करते हुए जो कुछ कहा है, जरा उसको सुन लीजिए। आपको बता दूं कि इडियट शब्द का इस्तेमाल उन्होंने जो किया था राहुल गांधी ने, उस इडियट शब्द के कारण राहुल गांधी को ओम बिरला के ऑफिस से नोटिस थमा दिया गया है, शो कॉज नोटिस। लेकिन जरा सुनिए यहां पर राहुल गांधी का बचाव करते हुए शिवसेना यूबीटी के सांसद, राज्यसभा सांसद संजय राउत क्या कह रहे हैं, सुनिए। क्यों भेजा है नोटिस, आपको मालूम है? उसने किसी को इडियट कहा, इडियट। अब इडियट क्या अनपार्लियामेंट्री शब्द है? ये देश में जो लोग सरकार चला रहे हैं और जो सरकार में बैठे हैं, चाहे स्टेट हो या चाहे केंद्र हो, इडियट कैबिनेट है, ये इडियट का मेला है सब। देखिए ना, महाराष्ट्र के एक मंत्री कल भाषण कर रहे, बोल रहे, और मंत्रियों को मालूम नहीं कि ये कितना स्वतंत्र दिन की कितने साल हो गए। वो पीछे किसी को पूछ रहे, हमारे मेयर्स को नासिक के पूछ रहे कितना है ये स्वतंत्रता दिन। वो बोल रहे, हमारे गृह मंत्री जिसने जंतर मंतर पर छोटे बच्चों पर पैलेट गन चलाई, टीयर गैस छोड़ा, किले वाली लाठियां से उनको जख्मी किया, मारा, वो अगर पार्लियामेंट में जवाब देने को नहीं आते, 15 दिन भाग जाते हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे? आप मुझे बताइए, क्या बोलना चाहिए? इडियट ही है ना सब। एक फिल्म आई थी आमिर खान की, इडियट, उसको बहुत बड़े अवार्ड्स मिले हैं उस फिल्म को। उसमें सोनम वांगचुक का भी किरदार है, आपको मालूम होगा। तो इडियट अगर अनपार्लियामेंट्री है तो ये फिल्म को सेंसर ने मंजूर कैसा किया?
और उस इडियट का प्रधानमंत्री ने भी बहुत तारीफ की थी। तो इडियट है, उसमें गलत क्या है? इडियट को इडियट बोलना इस देश में, लोकतंत्र में गुनाह है क्या? वंदे मातरम पे तो सुना आपने, इडियट को इडियट बोलना इस देश में गुनाह है क्या? यह बयान गवाही दे रहा है कि विपक्ष अब सत्ता के हमलों से डरकर झुकने वाला नहीं है। वैसे मोदी और अमित शाह को कोई और नहीं मिलता तो सोनिया गांधी को ही निशाने पर लिया जाता है। आप जानते हैं, शुरुआत से आप देख रहे हैं सोनिया गांधी को कितनी बार निशाने पर लिया गया है। जैसे कल कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम गाए जाने के दौरान सोनिया गांधी ने इशारा करके राहुल गांधी से कुछ कहा तो उस बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है कि वो राष्ट्रगीत बीच में रुकवा रही थी। हालांकि अब तक जितना भी राष्ट्रगीत गाया जाता रहा है, जितनी बार भी, हर बार सोनिया गांधी ने कुछ नहीं कहा था, बल्कि वो खड़ी रही सावधान की मुद्रा में। लेकिन उन पर आक्रमण करने का बहाना चाहिए जो बीजेपी को मिला। और अमित शाह ने आज अलवर में कहा है कि आपने जो पाप किया है, अमित शाह कह रहे हैं कि आपने जो पाप किया है उसे देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। कोई वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत को अधूरा छोड़ने के बारे में सपने में भी कैसे सोच सकता है? ये बात कह रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह कि आपने जो पाप किया है, कह रहे थे कि कांग्रेस मुख्यालय में पाप हुआ है, यह भी कहा है उन्होंने। तो ये आखिर अमित शाह कांग्रेस मुख्यालय में पाप की बात कर रहे हैं, लेकिन खुद उनके कार्यक्रम से पहले कुछ छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसा पाप पता नहीं उन्हें क्यों नहीं दिखता है। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने इस पर क्या लिखा है, जरा वो भी आपके सामने रखता हूं। आशुतोष रांका लिख रहे हैं, अगर अमित शाह एंड कंपनी चाहते हैं तो सीजेपी पूरे देश में जल्द ही जेल भरो आंदोलन शुरू कर देगी। यानी अब बीजेपी को सीधी चुनौती मिलने लगी है। इधर पश्चिम बंगाल में सीजेपी आंदोलन में शामिल होने वाले अब्दुल के पिता की मौत हुई, और वो तब हुई जब अब्दुल के यहां घर पर हमला बोला गया कल बीजेपी के लोगों की तरफ से। उनके पिता की मौत हो गई हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते। तो इस पर बीजेपी को घेरते हुए सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने जो कुछ लिखा है, जरा वो भी देख लीजिए। कह रहे हैं कि आज की सरकार ज्ञान, स्कूल, विज्ञान और बुद्धिजीवियों के खिलाफ है। उन्हें लगता है कि वे गुंडागर्दी करेंगे, युवाओं को डराएंगे और बच निकलेंगे, लेकिन वे गलत हैं। हम और मजबूत होकर उभरेंगे और हम स्कूलों को ठीक करेंगे। पूरा सीजेपी परिवार अब्दुल के साथ है। ये देखिए, पूरा सीजेपी परिवार अब्दुल के साथ है। यानी आप डराने, धमकाने, मार पीट करने की कोशिश में लगे हुए हैं और कर रहे हैं। ये रिजल्ट दिख रहा है ऊपर से नीचे तक। आप जब कुछ नहीं बचता है तो फिर आप पहले अर्बन नक्सल कहते थे, अब दिमागी नक्सल कह रहे हैं। ये दिमागी नक्सल कौन है? जिनके पास दिमाग है वो नक्सल है। मोदी जी बताइए, आपके पास दिमाग है या नहीं है? चलिए, तो आज चर्चा करेंगे कि क्या मोदी और शाह 20 जुलाई की गलतियों से सबक नहीं ले रहे और खुद अपनी सत्ता गिराने में लगे हुए हैं। खुद अपनी सत्ता गिराने में लगे हुए हैं। जनता ने खोल दिया है मोर्चा इस देश में। कैसे खोला है वो, और देश में बड़े बदलाव की आहट है। आज इसी पर, रविवार का दिन है, थोड़ा विस्तार से, सुकून से रहिए, सुनिए और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा देखिए। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, जयशंकर गुप्त जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं उनका भी, और जो इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। स्वामी जी, आपके पास, आपने ज्वाइन किया कि नहीं ये नई पार्टी? स्वामी जी, दिमागी नक्सल अगर हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। हैं आप? नहीं, उसमें ये कंडीशन लगाई थी उन्होंने, राजीव जी, ये कंडीशन लगाई थी जिनके पास दिमाग है केवल वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई देखिए, मेरी डिग्री तो सही है, मैंने तो इंजीनियरिंग एमबीए किया है और एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है नहीं, तो मैं क्वालिफाइड हूं। मैंने उनसे पूछा कि साहब उम्र का कोई बंदिश है? उन्होंने कहा केवल एक बंदिश है कि आपके पास दिमाग होना चाहिए, क्योंकि भाई जो दिमाग होगा वहीं तो फिर कोई इस प्रकार की चीज होगी कि नस्ली दिमाग होगा, वरना अगर दिमागी नहीं होगा तो फिर उसके अंदर कोई चीजें नहीं हो सकती। देखिए, एक चीज तो राजीव जी मैं मानता हूं, मैंने जब भी अध्यापन किया या अपने छात्र जीवन में जो मैंने सीखा,
देखिए, हमारे देश के युवाओं के बीच में जिज्ञासा का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हमारी शिक्षा प्रणाली में जो सबसे बड़ी खराबी है वो यह है कि अध्यापक यह समझता है जैसे क्लास का वो बाउंसर है और वो छात्रों को दबा के रखता है और छात्रों को प्रश्न पूछने से रोकता है, क्योंकि उसका ज्ञान परिलक्षित होता है कि उसको ज्ञान है या नहीं। देखिए, मैं ये मानता हूं अगर जिज्ञासा होगी, प्रश्न पूछें। अगर आप ये पूछें कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहां हुआ, किस वजह से हुआ, तो आपके ज्ञान चक्षु खोलेंगे। आपने जैसे देखा न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी का आविष्कार किया, भाई आप उसके पहले ऐसा तो हुआ वो नहीं होगा कि लोग सेब के पेड़ के भी नीचे नहीं बैठे होंगे, उनके सिर पे सेब नहीं गिरा होगा, लेकिन लोगों के सिर पे सेब गिरा होगा, उन्होंने खा लिया होगा, उन्होंने कहा मेरी किस्मत अच्छी है, परमेश्वर की बड़ी कृपा है, सेब मिल गया और सेब खा लिया उन्होंने। अब उन्होंने, न्यूटन ने ये पूछा, ये सोचा, ये सेब नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, जिज्ञासा, तर्क, और उसके बाद लॉ ऑफ ग्रेविटी का आविष्कार हो गया। देखिए, यही चीज आज के तारीख में, कोई अंतिम सत्य नहीं है, टीचर को भी अंतिम सत्य नहीं पता है, किसी को भी अंतिम सत्य नहीं पता है। अगर अंतिम सत्य पता होता तो जो पहले माना जाता था कि धरती जो है वो सपाट है, उसके बाद माना जाता रहा कि धरती जो है गोल है, वो जो है एक नागराज के शीश पे बसती है और पृथ्वी स्थिर है और बाकी ग्रह चक्कर काटते रहते। धीरे धीरे जैसे तर्क वितर्क हुआ और उसके बाद साइंस ने डेवलप किया तो पता चला कि क्या वास्तविकता है। तो ये चीजें परिवर्तित होती रहेंगी। हो सकता है आज से 50 साल के बाद राजीव जी ऐसा हो कि भाई लोग कहें यार पेट्रोल डीजल का उपयोग क्यों करते थे, हवा से गाड़ियां चल सकती हैं, तो बड़े हमारे पूर्वज जो थे इनको कुछ आता ही नहीं था। देखिए, ये जो सोच है इससे मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी वालों को परेशानी है। ये जो जिज्ञासा है, जो तर्क है, जिसको हम कहते हैं कि लॉजिक, आइए डिस्कस करते हैं, जो हमारी शास्त्रार्थ की परंपरा थी उसको खत्म करके जो ऊपर से आदेश आए उसको मानते चले जाएं। और मेरे ख्याल से देखिए राजीव जी, वास्तविकता यह है मोदी जी ने एक ऐसी जगह पे वार कर दिया है, और ये क्यों उड़ते हुए तीर ले रहे हैं मुझको ये बात समझ में नहीं आ रही। पहले उड़ता हुआ तीर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने ले लिया जब उन्होंने कॉकरोच कह दिया, फिर मनन मिश्रा ने ले लिया, फिर उन्हें माफी मांगनी पड़ी। आज हिंदुस्तान की जितनी भी लॉ यूनिवर्सिटीज हैं वो अपना अपना विरोध उसमें प्रदर्शित कर रही हैं, वकीलों के अंदर से भी विरोध। अब ये मोदी जी ने लाल किले में जाके एक उड़ता हुआ तीर खुद फिर ले लिया। अरे वहां जाके अगर बच्चों से सीधा बात करते और बच्चों से कहते कि नहीं तुम हमारे देश का भविष्य हो और तुम्हारे हाथ में हमारा देश का भविष्य है, हम तुम पे विश्वास करते हैं, 20 तारीख को जो हुआ वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था और आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं आपको आश्वासन देता हूं, पेपर लीक नहीं होंगे, शिक्षा प्रणाली ठीक होगी। जो जाके हर गांव के अंदर स्कूलों को दिखा रहे हैं, लोग वीडियो दिखा रहे हैं कैसी स्थिति। ऐसी तो जब मैं बचपन में जीआईसी में पढ़ता था तो मुझे ऐसी स्कूल की बिल्डिंग इतनी खराब नजर नहीं आती थी। आज के तारीख में उनकी दीवारें गिर रही हैं, उनके प्लास्टर गिर रहे हैं, बाथरूम के अंदर वीडियो में ऐसे दिखाए जा रहे हैं, इतनी बदबू, इतनी सड़न, इतनी बदबू, इतनी सड़न। पानी लोग निकाल के दिखा रहे हैं, जो बच्चे पीते हैं बिल्कुल पीला पानी, गंदा पानी। तो देखिए वास्तविकता यह है, ये उड़ता हुआ तीर ले रहे हैं। और ये जो मोदी जी ने कहा है ये बिल्कुल, इसको न तो जेन अल्फा इसको स्वीकार करेगा, न जेनजी इसको स्वीकार करेगा, क्योंकि ये जो बात उन्होंने कही है बिल्कुल जेनजी और जेन अल्फा के खिलाफ कही है। और हम जो माता पिता हैं या पितामह हैं, जो बुजुर्ग हैं, ये अपने बच्चों का इस प्रकार का अपमान, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे बच्चे जिज्ञासु हों, हमसे प्रश्न पूछें, हमसे तर्क करें, हमसे करें और उसके बाद हम लोग एक कंसेंसस की तरफ आगे बढ़ें। क्योंकि आप देखिए जितना ज्यादा डिबेट होगा, जितना ज्यादा मनन चिंतन होगा, जितना ज्यादा स्वतंत्र विचारों का आदान प्रदान होगा, उतना ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन जो आरएसएस की विचारधारा है, जो तानाशाही की विचारधारा है, उसके अंदर तर्क का कोई महत्व नहीं है। और मेरे ख्याल से इसीलिए उन्होंने एक उड़ता हुआ तीर ले लिया और एक ऐसी गलती कर दी। आगे आने वाले दिनों में अभी जैसे ये बना है नक्सली दिमाग जनता पार्टी, तो आप देखिएगा ये भी एक आंदोलन जोर पकड़ेगा, क्योंकि ये केवल 19% लोग जो दिमाग विहीन है या दिमाग को लॉकर में रख के आते हैं, उनका प्रवेश इसमें वर्जित है। मैं सनातनी हूं, शुद्ध सनातनी हूं, लेकिन साथ साथ जो परिभाषा मोदी जी बता रहे हैं कि जिनके पास दिमाग है वो दिमागी नक्सल है, तो हाँ मैं दिमागी नक्सल हूं। मतलब आप एंटायर पॉलिटिकल साइंस के नहीं हैं तो आप दिमागी नक्सल हैं? हाँ, मतलब एंटायर, अगर आपकी डिग्री जो है
असली है तो आप इसमें पात्रता है आपकी। लेकिन अगर फर्जी डिग्री वाले जैसे सबराग चौधरी हैं या स्मृति ईरानी हैं या माननीय मोदी जी हैं, उनके लिए मेरे ख्याल से इसमें जो आयोजक है उनसे कहूंगा इनका प्रवेश वर्जित कीजिए, डिग्री को चेक करा लीजिए। अगर डिग्री सही है और उन्होंने डिग्री उन्हें यूनिवर्सिटी ने दी है तो उसको इसमें पात्रता रखें, बाकी लोगों को इसमें प्रवेश ना दें। जी जी, प्रशांत जी आप हैं क्या दिमागी नक्सल? आपके पास भी शायद नहीं है एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री, तो आपके पास भी नहीं है। बिल्कुल। दिमागी नक्सल नाम का एक ट्विटर हैंडल उसको फॉलो भी कर रहा है। तो बहुत सारे दिमागी नक्सल पार्टी, दिमागी नक्सल जनता पार्टी, दिमागी नक्सल के सोशल मीडिया हैंडल्स आ गए हैं। उसमें से कुछ मुझे जगह फॉलो भी कर रहे हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया तो देखिए, ये जो नई जनरेशन है वो इसी तरीके से मोदी जी के तमाम सारे या बीजेपी के तमाम सारे बातों को हंसी में उड़ा देती है। आप याद कीजिए जंतर मंतर पे क्या हो रहा था। ये गोदी मीडिया कह रहा था कि जी पाकिस्तान से फंडेड है ये। तो एक लड़का वहां कह रहा था कि जी पाकिस्तान से 20 रुपए का वो आया पेटीएम, तो मैं बैटरी रिक्शा करके आया हूँ। अब 40 रुपए का पेटीएम जो है मैं कराऊंगा चाइना से, तो कुछ यहाँ पे खाऊंगा। तो ये तो हंसी मजाक में ये सब उड़ा देते हैं। और इसी तरह ये मोदी जी का लाल किले से जो उन्होंने निकाला अर्बन नक्सल का नया वर्जन दिमागी नक्सल, अब उसमें तो ये भी मजाक उड़ गया कि साहब दिमागी नक्सल तो वो होगा जिसके पास दिमाग होगा। तो ये एक नया जो शिगुफा जो मोदी जी ने छेड़ा। दूसरी जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ राजीव जी, वो क्या है ऑन ए सीरियस नोट, कि जो डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं जी, आज मुझे वो देश में होता हुआ दिख रहा है। आप मीडिया खोलें, सोशल मीडिया खोलें, आप कहीं जाएं सड़कों पे, आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं, ये होता हुआ आपको दिख रहा है। और मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो मूड, नेशनल मूड दिख रहा है मुझको, ये 2029 तक सस्टेन कर पाएंगे मुश्किल लगता है। जो नेशनल मूड दिख रहा है, मैं इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर पाऊंगा कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, लेकिन जो नेशनल मूड दिख रहा है वो इनको 4 साल का, 3 साल का समय देने के लिए राजी नहीं है। तो चाहे वो कुछ और हो, लेकिन शायद जो मुझको ऐसा लगता है कि नेतृत्व परिवर्तन तो करा लेंगे ये लोग। अब अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा। देखिए, आप ये सब इधर उधर की बातें कि सोनिया गांधी हिल क्यों गई, तो इन सब की जगह आप गंभीर मसलों पे आइए कि दिल्ली में पैलेट गन किसके आदेश पे चली, बिल्कुल, किलो लगी लाठियां किसके आदेश पे चली। पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि अमित शाह की जवाबदेही खत्म हो गई। वो गृह मंत्री आज भी हैं और तब भी थे जब ये हुआ। तो पार्लियामेंट सेशन खत्म होने का ये मतलब नहीं होता है कि आप पार्लियामेंट सेशन में नहीं आए तो आपकी जवाबदेही खत्म हो गई देश के प्रति। नहीं, आपको जवाब देना, वो पेंडिंग है आपके सामने। उसके बगैर आपको भारत का यूथ जो है वो एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। आप कुछ कर लीजिए, लाल किले से खड़े होकर कुछ बोल दीजिए, कुतुब मीनार से खड़े होकर कुछ बोल दीजिए, उनको इस बात का कोई अभी तो वो उस मूड में नहीं है। और जो मैं देख रहा हूँ आज दिन में भी बहुत सारे हमने फीड्स देखे हैं कि जो जेन अल्फा है, जो स्कूल के बच्चे हैं, वो एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हो गया है। वो अभी अलग अलग है, वो यूनिफाइड नहीं है, लेकिन उसको यूनिफाइड होने में समय नहीं लगेगा। और तीसरा जो बड़ा एक सेल्फ गोल किया मदन मिश्रा ने, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन, और उनको आदेश भी वापस लिया नालसा यूनिवर्सिटी से। आदेश वापस लेने के अगले दिन, और यानी कल शाम को,
उनको माफी मांगनी पड़ी। क्यों माफी मांगनी पड़ी, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। यानी प्रधानमंत्री के लाल किले के भाषण का वो इम्पैक्ट सोसाइटी में नहीं हुआ, युवाओं में नहीं हुआ, इस वजह से उनको लगा कि नहीं अब माफी मांग लेनी चाहिए। और किसी भी यूनिवर्सिटी में, खासकर नालसर जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जो 1998 में बन गई थी, 1998 में बन गई थी, उस यूनिवर्सिटी में जो अभी छात्र हैं उससे कहीं ज्यादा 10 गुना ताकतवर उनके पूर्व छात्र होते हैं। नालसर के पास आउट हुए जो वकालत की डिग्री के लोग हैं, वकील, वो अब सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई तो जज बन गए होंगे। तो वो एक बहुत पावरफुल ग्रुप है जी। और उसमें हजारों लोग होंगे और उनका दबाव इतना बना कि उनको माफी मांगनी पड़ी। और यहाँ पे मामला रुकेगा नहीं। देखिए, वकील बहुत ताकतवर कौम होती है। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन वकीलों ने करवाया था, वकीलों का लॉन्ग मार्च हो गया था। तो वकील के ऊपर इतना आसान लाठीचार्ज करना भी नहीं होता। एक बार किरण बेदी ने किया था, आपको याद होगा, और किरण बेदी अभी तक उसको वो बात मिटा नहीं पाई है, वकीलों पे लाठीचार्ज का मामला। तो वकील नाराज हैं, छात्र नाराज हैं, बच्चे नाराज हैं, तो फिर इस देश में बचा कौन? बेंगलुरु में प्रशांत जी, बेंगलुरु में है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, जी। NLSIU। यहाँ दीक्षांत समारोह में CJI जाने वाले थे और साथ में मनन कुमार मिश्रा भी जाने वाले थे। यहाँ के छात्रों ने इन दोनों का विरोध कर दिया है। यहाँ के छात्रों ने इन दोनों का विरोध किया है, कह दिया ये नहीं चाहिए, ना मनन कुमार मिश्रा चाहिए, माफ़ी मांगे जो करें, लेकिन ना ही CJI चाहिए। और यहाँ के जो एलुमनाई हैं उन लोगों ने भी चिट्ठी लिखी है, जो वहाँ पढ़ रहे हैं उन्होंने भी लिखी है, और जो इस बार लेने वाले थे डिग्री उन्होंने भी लिखी है। 700 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने चिट्ठी लिख के दे दी, नहीं चाहिए CJI, नहीं चाहिए, और न ही ये चाहिए मनन कुमार मिश्रा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन, जो 2012 से बैठा हुआ है उस कुर्सी पर। ये है। देखिए, जंतर मंतर के बाद एक आखिरी बात ऑब्जर्वेशन दे दूं। जंतर मंतर के बाद हुआ क्या है? नरेंद्र मोदी का जो प्रोटेक्टिव शील्ड था, जो उनको कवर करता था, नंबर 1 गोदी मीडिया, नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट और तमाम इस तरीके के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब अब निशाने पर हैं। सबकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। तो अब नरेंद्र मोदी जो है वो लगभग अनआर्म्ड हैं। गोदी मीडिया की ताकत उनके पास नहीं है। उनका IT सेल का हवा निकाल दी जेनजी ने। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो उनको प्रोटेक्ट करता था, सुप्रीम कोर्ट अब अपनी लड़ाई लड़ रहा है। एकमात्र जो अभी बचे हुए हैं जिनके ऊपर जेनजी का निशाना अभी नहीं आया, वो ज्ञानेश कुमार हैं। जिस दिन उनके ऊपर निशाना आ गया तो उनका भी यही हश्र होगा जो मनन मिश्रा का हो रहा है, या जो गोदी मीडिया का हो रहा है, या बाकी लोगों का हो रहा है। तो जंतर मंतर के बाद जो प्रोटेक्टिव शील्ड है वो नरेंद्र मोदी की हट गई है। अब उनके पास वो जो क्या, वो इजराइल में क्या था, वो कौन सा डोम, आयरन डोम, तो वो आयरन डोम अब जो है वो भेज दिया गया है, वैसे ही जैसे ईरान ने भेज दिया था। हाँ, तो वो आयरन डोम अब नहीं बचा है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। और गोदी मीडिया का क्या हश्र हो रहा है, उसका एग्जाम्पल, उसका नमूना आप लोगों ने जंतर मंतर पे देख लिया होगा। कोई दिख जाए दूर दूर से गोदी मीडिया का तो किस ढंग से उसे ससम्मान वहाँ से बाहर किया जाता था। गलती से हम लोग भी, अगर एक दो बार तो मैं भी चक्कर में फंस गया था कि किसी ने कह दिया, मतलब हालत ये थी जयशंकर जी कि अगर आपको किसी ने पीछे से हुटिंग कर दी, किसी ने कह दिया गोदी गोदी, तो फिर आप बाहर ही निकाल के वो लोग दम लेते थे, फिर आप परिचय देते रहिए कि मैं गोदी नहीं हूं। और ये गुस्सा है, ये गुस्सा आखिर दिलाया किसने?
इस समाज को उस दिशा में, इस देश के युवाओं को, जेन जी को और जेन अल्फा को खासकर लेके गया कौन, यह समझने की जरूरत है। और वहां हर उम्र के लोग थे, जेन जी ज्यादा थे लेकिन हर उम्र के लोग थे, जेन एक्स भी थे, मिलेनियम भी थे, सब थे। तो इसीलिए यहां जरा जयशंकर जी जल्दी से आपके पास, फिर प्रेम कुमार जी आपके पास आता हूं। जयशंकर जी, यहां समझने की जरूरत है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के दिमाग में ये दिमागी नक्सल कहां से आया? और अगर ये दिमागी नक्सल है तो सोचे तो होंगे कि इसका रिएक्शन क्या होगा। जब अर्बन नक्सल का तो एक रिएक्शन उन्होंने देख लिया था ना, ऐसा नहीं था कि पहली बार वो इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले अर्बन नक्सल का रिएक्शन उन्होंने देखा। लेकिन अर्बन नक्सल और दिमागी नक्सल के दोनों को हम लोगों ने बहुत नज़दीक से देखा है, इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए सत्ता पक्ष को और उसके बचाव में आते हुए भी लोगों को देखा है। लेकिन क्या परिवर्तन अब इस दिमागी नक्सल और अर्बन नक्सल के बीच है, ये जरा इस भेद को समझने की जरूरत, समझाने की कोशिश कीजिए, जिसके जरिए इस देश में बदलाव की आहट कैसे आ रही है वो समझ पाएंगे हम। जयशंकर जी, फिर प्रेम कुमार जी आपके पास आता हूँ। हाँ जी राजीव जी, नहीं, दरअसल प्रधानमंत्री तो इस समय बौखलाए हुए हैं, अंदर से हिले हुए हैं पूरी तरह से। जिस तरह से जेन जी ने उनको ध्वस्त किया, एक तरह से कहा जाए उनकी सिस्टम को ध्वस्त किया, उसको लेकर के सीधी सी बात है कि वो जेन जी पे अटैक करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई वर्ड उस ढंग से मिल नहीं रहा था कि मान लिया काकोच कह दिया तो भोग रहे हैं उसका, जो सीजेआई ने काकोच कह दिया तो उसका तो नतीजा भोग ही रहे हैं लोग। अब इनको दिमाग में आया कि साहब जिस तरह से नक्सलवादी मूवमेंट को तो हमने शांत कर दिया है काफ़ी, बस्तर में या झारखंड में या अन्य इलाकों में हमने ऑपरेशंस करके नक्सलियों के नाम पे आदिवासियों को भी मार के उनके जंगल जमीन पे कब्जा करा करके अडानी जी को दे करके हमने कर लिया है। तो अब अगर दिमागी नक्सल कह दें कि मतलब ये जो आंदोलन कर रहे हैं लोग, खुराफाती लोग हैं ये लोग, ये दिमागी नक्सल हैं, तो इस तरह से कुछ ब्रांड कर दिया जाए तो साथ बंद आएगी। लेकिन वही है ना कि जब आपका दुर्दिन शुरू होता है तो फिर सारे आपके पासे उलट पड़ जाते हैं। आज यही मोदी जी और उनके लोगों के साथ हो रहा है। जयप्रकाश नारायण ने बहुत पहले कभी कहा था ना कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है, इसका उन्होंने किया था। या इसी तरह से ये भी था कि साहब विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो अब इनका विनाश सन्निकट दिखाई दे रहा है, विनाश काल सन्निकट दिखाई दे रहा है, तो इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। देखिए दिमागी नक्सल की बात है, अगर कोई पढ़ा लिखा है, पढ़ी लिखी बातें करता है, जो अंधभक्त नहीं है, जो गोबर नहीं खाता है, जो गोमूत्र नहीं पीता है, जाहिर सी बात है को पढ़ा लिखा है तो फिर बातें करेगा ना, परिवर्तन की बात करेगा, व्यवस्था में जो खामियां है उसको उजागर करने की बात करेगा। मैं अपने को उन लोगों में गिनता हूं, मैं खांटी सोशलिस्ट हूं, लेकिन दिमागी तौर पे जो नक्सल सोचते हैं या वो लोग सोचते हैं उनके साथ खड़ा पाता हूं। मैं हिंसा की कार्रवाई में कहीं मेरा यकीन नहीं है या उस तरह की चीजों में नहीं है, लेकिन अगर सोच विचार के लेवल पे सिस्टम को गलत कहना है तो मैं कहता हूं कि हाँ हम हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो लेकिन अब वही है, आप सोचिए कि हालत क्या पहुंच गई राजीव जी। मतलब हम लोग 3 दशकों से, तो मेरे ख्याल से मेरा भी अनुभव है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा कवर करने का जी, ये शायद पहली बार हुआ होगा ना कि पूरे सेशन में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में ना आए, संसद भवन में बैठे रहें, परिसर में बैठे रहें, लेकिन सदन में ना आए और अंतिम दिन आए भी तो आते ही वंदे मातरम हो जाए और सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर जाए। मतलब आप में इतनी हिम्मत भी नहीं है, इतना साहस भी नहीं है कि आप सदन को फेस कर सके। गृह मंत्री से क्या मांग रहे थे, यही तो पूछ रहे थे ना कि भाई पैलेट गन का इस्तेमाल किसके आदेश से हुआ था। अब ये लोग बचाव में जो भाजपा का जो आईटी सेल है या जो उनके मंत्री या कुछ लोग जो बोल रहे हैं कि जंतर मंतर पे कोई पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये टेक्निकली बात हो सकती है। जंतर मंतर के आसपास के इलाकों में जो प्रदर्शन हो रहा था, संसद मार्ग पे हो रहा था, कनॉट प्लेस से लगे हुआ इलाकों में हो रहा था, पैलेट गन वहां चली थी। छात्रों ने बताया, लड़कों ने, प्रदर्शनकारियों ने बताया,
जिसका पूरा शरीर जयशंकर गोलियों से जी, इस आंदोलन को ही जंतर मंतर का आंदोलन कहा जाता है। अब वो वहां से तो निकले संसद मार्ग, संसद भवन तक के लिए कहाँ वो लाठी अलग चली, अलग कहाँ रास्तों गोली से आ चली। रहे हैं। हाँ, और हाँ, ठीक जंतर है। मंतर से पहले निकलते ही संसद मार्ग पे आप आते हैं और सीधे वहां से 250, 300 या 500 मीटर की दूरी पे संसद है। हाँ, हम हाँ। सब अच्छी तरह से जानते हैं वहां की जी, भौगोलिक जी। स्थिति को। और वहां पे आप वहां से निकले हुए, जो वहां से निकले, ये देखिए विजुअल है वहीं का जंतर मंतर का। आप वहां से निकले और आपके ऊपर लाठियों की बरसात हो रही है, आपके ऊपर कील लगी हुई लाठियों की बरसात हो रही है। पायलट गन अगर चलाए गए, और आरटीआई में एक नहीं 10-10 पायलट गन चलाने का और उससे घायल जिक्र आया। लोगों का जिक्र आया है आरटीआई में, जबकि ये बिल्कुल, 2 बिल्कुल, हॉस्पिटल से है। हाँ, तो यही है कि भाई आपने चलाने का आदेश दिया, किसने दिया? अमित शाह जी ने दिया, मजिस्ट्रेट ने दिया। मजिस्ट्रेट तो पैलेट गन का दे नहीं सकता है जब तक हायर अब से आएगा नहीं। पैलेट गन मामूली बात नहीं है ना। पैलेट गन है कि जब एकदम दंगाई हो, दोनों तरफ से हथियार लेकर के और लोग ये कर रहे हो, तो उसको डिस्पर्स करने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल करने की बात होती है। यहाँ तो छात्र निहत्थे छात्र थे भाई, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। वो अपनी बात कह रहे थे, नारे लगा रहे थे, पार्लियामेंट की तरफ जा रहे थे। आपने पैलेट गन चलाया, लेकिन आप उसको ऑन तो करो ना। लेकिन आप क्या, आप में इतना हिम्मत नहीं हो पाई कि आप संसद के भीतर इस बात का जवाब दे सके। मुंह छिपाते हुए बैठे हुए घूम रहे थे लोग। ये साथ पहली बार ही हुआ है। तो इसी तरह से मैं कह रहा था कि जैन जी का जो उभार है, चाहे वो किसी बहाने हुआ हो, आप उसको अर्बन नक्सल कहिए, आप उसको दिमागी नक्सल कहिए, आप उसको खालिस्तानी कहिए, आप उसको पाकिस्तान प्रायोजित कुछ भी कहिए, लेकिन अब जैन जी आपके झांसे में आने वाला नहीं है। और बड़े मतलब देखिए, मेरा कोई सीजेपी से कोई लेना देना उस ढंग से तो नहीं रहा है, आंदोलन से रहा है, उनकी मांगों के साथ रहा है, लेकिन पार्टी वार्टी के लाइन पे तो कोई हमारा मतलब नहीं रहा है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो इन बच्चों ने किया है और जितनी समझदारी की बातें उनके मुंह से निकल कर के आई हैं, माफ कीजिएगा राजीव जी, जो ऑर्थोडॉक्स अपोजिशन आज हमारा है, जो पुराना अपोजिशन है, उसको उससे सीख लेनी चाहिए। खास तौर से उस लड़के को जो आशुतोष रंका या रांका है, जो भी है, जब एक टीवी चैनल पे पूछा एंकर ने कि आपकी फंडिंग कहां से हो रही है, उसने बहुत ही संजत भाव से, बहुत ही समझदारी के साथ उसने कहा कि हमारी फंडिंग तो पीएम केयर फंड से हो रही है जी। आप उसका ऑडिट करा लीजिए, जांच करा लीजिए, देख लीजिए, पता लग जाएगा। इतनी बड़ी बात बहुत दिनों के बाद, कोई जरूरी नहीं है कि टीवी चैनल पे बैठ के भाव वो कर रहा है भाव तो आप भी उसका भाव जवाब दीजिए। अगर संजत भाव से, संजमित भाव से आप अपनी बात करें तो उसका कितना असर होगा। मतलब उस दिन आप चेहरा देखने लायक था मानव गुप्ता का, जो न्यूज 24 पे थे। जी जी, देखा हूं मैं जी, देखा है ना। तो इस तरह की चीजें अब हो रही हैं, लड़के आ रहे हैं, सौरभ दास भी जितनी अच्छी बातें कर रहा है, तो ये सब है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो अभी अल्फा जैन की बात आ रही है। अल्फा जैन, देखिए अल्फा जैन की जो समस्या है, स्कूली शिक्षा की जो समस्या है, आज की नहीं है। हमको लगता है 10-12 वर्षों में भाई 94,000 स्कूल जब बंद हो जाए, जहां पे शौचालय नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, अध्यापक नहीं है, शिक्षक नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, तो बुनियाद तो वहां से शुरू होगी ना, जेनजी तो वहां से तैयार होगा। लेकिन अगर वो बच्चे भी निकल करके आ रहे हैं तो ये अपने आप पे बहुत बड़ी बात है, उनको संभाल पाना। देखिए भाई, राहुल गांधी को कई बार मैं कहता हूं कि भाई हो सकता है उनकी बातें जो कहते हैं वो सही साबित होती हैं, अब हो सकता है कि भविष्य वक्ता भी हो जाए। उन्होंने कहा ना कि 2029 से पहले यह सरकार पूरा नहीं कर पाएगी, इस कार्यकाल को मोदी जी की सरकार नहीं कर पाएगी पूरा, तो ऐसा होते हुए दिखाई दे रहा है। अभी प्रशांत कह रहे थे ना, जो लोहिया जी को कोट कर रहे थे, लोहिया जी ने यह भी कहा था, मैं बार बार इसी मंच से कहता रहा हूं कि सड़कें अगर खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। लेकिन संसद अब खामोश, सड़क खामोश नहीं है, सड़कों पे चहल पहल है, सड़कों पे गुस्सा है, आक्रोश है। यही नतीजा है कि संसद का हाल देखा आपने, मुंह छिपाए हुए भाग रहे थे लोग, संसद आवारा नहीं हो पाई। आप अपने बहुमत के घमंड में आपने ये सब नहीं कर पाया। जो चाहते थे कि हम 3 विधेयक पास करा लेंगे, वो जो परिसीमन वाला है, महिला आरक्षण वाला है, अच्छा बार बार ये झूठ बोलते हैं ये कि महिला आरक्षण पे बताइए विपक्ष की राजनीति। अरे भैया, अगर महिला आरक्षण ये है तो फिर 2023 में क्या आपने पास किया था?
ये बताना चाहिए, अपोजिशन को भी बताना चाहिए और इनको भी बताना चाहिए कि आप तो पहले पास कर चुके हैं भाई, और उस पर सारे लोगों ने साथ दिया था। दूसरी बात यह है कि देखिए सीजेआई के साथ एक मनन मिश्रा जी हैं जो लायल धन किंग वाली भूमिका में वकील रहे हैं, बार काउंसिल के चेयरमैन हैं। मैं आपसे बताऊं, थोड़ा बहुत हमारा भी उनसे पाला पड़ा था। जब प्रेस काउंसिल में वो मेंबर अपने को खुद ही उन्होंने नॉमिनेट कर लिया था। बार काउंसिल का भी प्रतिनिधि होता है हमारे यहाँ जी। किसी भी बैठक में आते नहीं थे तो हमने उनकी मेंबरशिप रद्द कराई। हमने कहा कि इस आदमी को यहाँ प्रेस काउंसिल में रहने का कोई अधिकार नहीं है, और बहुमत से हम लोगों ने उसको पास किया, उनकी मेंबरशिप चली गई थी। लेकिन है चूंकि लायल धन किंग वाली बात है, अब वो बोल गए, हम उनको डिग्री तो मिल जाएगी लेकिन हम उनको वकालत नहीं करने देंगे और ये मेंबरशिप नहीं देंगे। क्या मतलब है भाई? ये भक्ति और है, आग बबूला इसको बोलते हैं भक्ति। भक्ति, हाँ भक्ति, वही भक्ति मतलब है। लायल धन की भक्ति में भक्ति में आप 450 बच्चों के भविष्य को खत्म कर दोगे? खत्म कर दे रहे हैं भाई। राज्यसभा मिल गया है उनको, अब सोच रहे होंगे उसके कुछ आगे भी कुछ मिल जाए। आज तो ये बात आज सोचिए जयशंकर जी, अगर देश के युवा अभी जागे नहीं होते तो अभी तो ये फरमान लागू हो जाता। हाँ बिल्कुल हो जाता, क्यों नहीं हो जाता? फरमान लागू हो ये जाता, भविष्य खराब। आप सोचिए कि आज हालत ये हो गई है राजीव जी कि मतलब सीजेआई को बार बार सफाई देनी पड़ रही है। हमारे चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी को बार बार सफाई देनी पड़ रही है। अरे मैंने ऐसा नहीं कहा था, अरे मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, मेरी मौखिक टिप्पणियों को ऐसा दिखा दिया। भाई आप ही ने तो कहा था ना कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपके ये वीडियो देखता रहूं। जब पुलिस की बर्बरता के वीडियो दिखाना शुरू किया लोगों ने कोर्ट में, तो आपने वो भी कहा था। लेकिन हर बात से आप पलट रहे हैं, कह रहे कि मीडिया ने मुझको मिसकोट किया गया। मतलब मीडिया तो वहां रह करके वही करता है जो आप कहते हैं, जो होता है फैसले होते हैं उसी को तो कोट करता है। लेकिन हालत यह है कि चूंकि जैन जी अब सामने आ गया है, खुल करके सड़क पर आ गया है, और राहुल गांधी के रूप में उसको एक नेता भी मिल गया है। राहुल गांधी जिस तरह से छात्रों की गूंज के कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं तो मतलब क्या बताऊं। जो प्रयागराज में, हमारे इलाहाबाद में जिस ढंग का दृश्य देखा हमने, सारे दुष्चक्रों के बावजूद सरकार ने, प्रशासन ने हर तरह से किया कि कई उनकी छात्रों की गूंज की रैली होने न पाए, सभा होने न पाए। इसके बावजूद जो हुजूम जो उड़ा, मैंने कहा कि नहीं वो लहर है, वो गूंज का कोई ये नहीं, एक लहर है। कब ये आंधी और तूफान बन जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो मुझे तो दिखाई दे रहा है कि वो होते जा रहा है। और पार्टी के अंदर मैं बताऊं, कभी हम लोग चर्चा करेंगे, सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर जिस तरह की बातें चल रही हैं, जिस तरह से एक दूसरे पर अविश्वास हो रहा, आप कल्पना कीजिए कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल खुलेआम मुख्यमंत्री के खिलाफ भाषण कर रही हैं, उनके गृह जिले में जाके, उनके जिले में गोरखपुर में जा करके उनके बारे में बोल रही हैं। उनका भ्रष्टाचार जो 12 वर्षों का भ्रष्टाचार है, सड़कों पे, गलियों में, पुलों पर साफ दिखाई दे रहा है कि कैसी कैसी सड़कें बनाई है, कितना लूटा है इस देश को इन्होंने 12 वर्षों में। आज वो खुल करके सामने आ रहा है। मतलब ये सबसे बड़ी बात यही है। तो इन सारी चीजों को लेकर के बौखलाहट है। आप अर्बन नक्सल कह लीजिए, आप दिमागी नक्सल कह लीजिए, लेकिन जेन जी को आप रोक नहीं सकते हैं। और उसके आगे पीछे अगर जेन अल्फा भी खड़ा होगा तो हम जैसे लोग भी कहीं ना कहीं उनके इर्द गिर्द खड़े ही रहेंगे। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार दिमागी नक्सल, अब सबका सरनेम ये लगना शुरू हो जाए, जो भी दिमाग वाला है वो दिमागी नक्सल है। जी राजीव जी शुक्रिया। आज सुबह सवेरे मैंने स्वतः प्रेरणा से अपने एक्स पोस्ट पर प्रेम कुमार दिमागी नक्सल लिख लिया और उसको मैंने स्नैपशॉट बना करके पोस्ट भी कर दिया। तो मुझे नहीं एक्सपेक्टेशन था कि इस पर इतनी प्रतिक्रिया होगी, और कई लोगों ने मुझे भी सुझाव दिया कि आप दिमागी नक्सल पार्टी बना लें, लेकिन मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं रखता और उसकी अपनी वजह है। लेकिन दिमागी नक्सल जो बात कही जाती है, जो शब्द आया, दरअसल कम अक्ल संघी ही दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल आरोप के क्रम में कर सकता था, जो दिखा लाल किले से। बेअकल लोगों की जुबान से जब बोला जाता है,
संघी अक्सर अपने अपने मुंह से नहीं बोलते हैं, बेअकल लोगों की जुबान से बोला करते हैं। तो वो बेअकल लोगों की जुबान से इस शब्द को टॉस किया गया। लेकिन जानते हैं, नक्सल जो शब्द है, बिना दिमाग के तो नक्सल हो ही नहीं सकता। नक्सलबाड़ी गांव से उपजा हुआ शब्द है, जहां पर कि किसानों ने आंदोलन किया दार्जिलिंग के इलाके में, बंगाल के इलाके में, और वहां से जब चेतना जगी किसानों की तो नक्सलबाड़ी जगा, और नक्सलबाड़ी जगा तो पूरे देश में एक आंदोलन शुरू हुआ। और वो जो नक्सल के नाम पर मूवमेंट चला, उसको बाद में पेंट किया जाता रहा, नक्सल को बदनाम कर दिया गया कि ये हिंसक हैं, हिंसा में विश्वास करते हैं। इस तरह से मैं ऐसा बोल रहा हूं, थोड़ा सा ठहर कर बोलना चाहता हूं कि आज के दौर में मुझे ज्यादा समझ में आता है, पहले समझ में नहीं आता था। आज के दौर में जब एक तरफा संवाद होता है तो हम जैसे लोगों को कोई कभी भी देश विरोधी, पाकिस्तान समर्थक, सोरोस का फंडेड, चाइनीज समर्थक, भारत विरोधी, कुछ भी एक तरफा जो है थोप दिया जाता है, कह दिया जाता है। किनको? जो सवाल पूछते हैं उनको, जो बोलते हैं निर्भीक होकर उनके लिए। तो इसकी काट करने के लिए अगर हमें कोई मंच ही नहीं मिलेगा तो हमारे ऊपर तो छेपे गए शब्द सब सार्थक हो जाएंगे, देश विरोधी भी हो जाएंगे, सारी बातें सही हो जाएंगी। नक्सलियों के साथ भी यही हुआ। नक्सलियों को तो किसी ने मंच दिया नहीं कि वो कभी बोले। नक्सली का मतलब जो नक्सल, जो किसानों के लिए बोलते हैं, जो मजदूरों के लिए बोलते हैं, जो व्यवस्था में बदलाव की बात करते हैं। अब उसमें हिंसा और नहीं हिंसा नहीं हो, इसका फर्क अलग है, वो अलग डिबेट है। लेकिन जिसमें चेतना हो, जो बदलाव चाहता हो, जो गरीबों के लिए बोलता हो, यही तो नक्सल है। लेकिन नक्सल शब्द को एक तरफा सरकारी संस्थानों ने बदनाम करते हुए उसको हिंसा का पर्याय साबित कर दिया। अब उसी चीज का फायदा आज नरेंद्र मोदी उठाना चाहते हैं। अर्बन नक्सल कहा था। अर्बन नक्सल टर्मोलॉजी जब धीरे धीरे अपना प्रभाव खोने लगी और इनको उपलब्धि बताने के लिए लाल किले से कुछ मिला नहीं, तो वो सोच, नक्सलवादी सोच, नक्सल की विचारधारा या कम्युनिज्म की भी विचारधारा जो एक दूसरे के इर्द गिर्द ही रहती है, तो जो कि दुनिया में अपना प्रभाव कम होती गई है उसका। और भारत में भी आप देखते हैं वामपंथी का शासन खत्म हुआ है, न त्रिपुरा में बचा, न केरल में बचा, न बंगाल में बचा, उससे पहले ही खत्म था, केरल भी गया हाथ से। तो ऐसे में उनको जो नक्सलवाद के बारे में उन्होंने जो घोषणा की थी, हम नक्सल मुक्त भारत बनाएंगे और नक्सल मुक्त भारत हो गया है, ये सारी चीजें कर लेने के बाद फिर उसी चीज को वो उपलब्धि बताना चाह रहे। देखिए, आतंकवाद की जो घटनाएं 2013 तक होती रही, 14 से ठीक पहले तक, तो उसका भी श्रेय ये सरकार लेती है। कहते हैं आतंकवाद हम ही ने खत्म किया, जबकि सच ये है कि स्लीपिंग मॉड्यूल से लेके दूसरी चीजें सब यूपीए सरकार में खत्म हुई। उसका असर हुआ कि आने वाले समय में आतंकवादी घटनाओं से देश बचा रहा। तो उसी तरीके से अब नक्सलवाद का जो संगठनात्मक ढांचा है खत्म हुआ, तो वो समय के साथ साथ और अपने कारणों से खत्म हुआ। वरना बीजेपी शासित छत्तीसगढ़ में तो नक्सलवादियों का तांडव हुआ था और कांग्रेस का पूरा नेतृत्व खत्म हो गया था। तो ये कभी रोक नहीं पाए थे नक्सलवादियों को से लड़ाई में। और नक्सलवादियों ने कभी संघी और बीजेपी को टारगेट किया हो ऐसा भी नहीं है। उन्होंने सबसे ज्यादा कांग्रेस को टारगेट किया, सबसे ज्यादा कम्युनिस्टों को टारगेट किया, अगर हम थोड़ा इतिहास में जाए तो ये भी फैक्ट है। तो उसको ये श्रेय लेने के लिए एक उसी टर्मोलॉजी को अर्बन नक्सलाइट जिसका प्रभाव खत्म हो गया था, इन्होंने एक नया टर्म इजाद किया ताकि इसके इर्द गिर्द बज पैदा किया जा सके, इसका श्रेय लिया जा सके। लेकिन इन दिनों अब ये जो कुछ करना चाहते हैं उसका ठीक उल्टा हो रहा है। अब क्या है कि आप बोल रहे हैं दिमागी नक्सल, हेट के साथ बोल रहे हैं, नफरत के साथ बोल रहे हैं, और देश जो है
बहुत वेलकम कर रहा है, हाँ हम दिमागी नक्सल हैं, हम दिमागी नक्सल हैं। दिमागी नक्सल का मतलब वो नहीं जो आपने देश को समझा रखा है। दिमागी नक्सल का मतलब वो जो चेतना से लैस हो, जो व्यवस्था में परिवर्तन चाहता हो, जो गरीबों की बात करता हो, जो किसानों की बात करता हो, वो दिमागी नक्सल है। और इसी सोच के साथ हमने शुरुआत की थी आज के दिन की, जब अपने नाम के आगे हमने दिमागी नक्सल जोड़ करके अपने एक्स हैंडल में बदलाव लाया। ये पूरा किस्सा उस प्रश्न का है जो जहां से आप बात शुरू कर रहे थे। अब दूसरा कोई प्रश्न हो तो आप जरूर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा आता हूं आपके पास। बहुत महत्वपूर्ण, दिमागी नक्सल आखिर कौन है ये समझना जरूरी है, और क्या इस शब्द का इस्तेमाल कर नरेंद्र मोदी ने एक नई आफत मोल ली है। और इस नई आफत में कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि देश में बदलाव की आहट है। अमलेंदु जी। देखिए राजीव जी, बिल्कुल देश में बदलाव की आहट क्या है, बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आहट से आगे की चीज हो चुकी है। आहट जो था राजीव जी, वो जंतर मंतर के आंदोलन से पहले था, जब कॉकरोच कहा था सीजेआई ने। लेकिन 20 जुलाई के बाद तो राजीव जी वो दरवाजे पे बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई 20 जुलाई के बाद से। तो अब ये बदलाव की प्रक्रिया चालू है। मुझे खतरा राजीव जी और है, वो खतरा ये है कि अब मोदी जी ने तो कह दिया दिमागी नक्सल, लेकिन दिमागी नक्सल के जवाब में जो चल रहा है 56 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र। अब भक्तगण कहीं जो आप प्रेम कुमार जी देख लिया आपने नाम क्या है दिमागी नक्सल, अब भक्तगण जो है राजीव जी वो ना लगाने लग जाए कि मैं भी बंदर, मैं भी बंदर, मैं भी बंदर, मैं भी चौकीदार चोर की तरह, मैं भी चौकीदार करने लग गए थे। तो भक्तगण जो है वो ना लगाने लग जाए मैं भी बंदर, मैं भी बंदर, तो बंदरों की फौज आ जाएगी राजीव जी सोशल मीडिया पे। तो बंदरों की फौज जो बड़ी खतरनाक होती है, तो ये राजीव बंदरों की फौज आ जाएगी, तो है ही बंदर, आई जाएंगे बंदरों की फौज। बहरहाल राजीव जी, ये दिमागी नक्सल जो राजीव जी लेकर लाया गया शब्द जो है, इस पर हम लोगों ने कल भी काफी चर्चा की थी कि दिमागी नक्सल क्यों लाया गया, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। कुल मिला के राजीव जी, आप अब कुछ भी टर्मिनोलॉजी लेकर आ जाइए, आप अब चाहे अपनी कोई भी गोल पोस्ट चेंज कीजिए, आप चाहे अब किसी को भी निशाने पर रखिए, लेकिन जो जेनजी और जेन अल्फा अब सड़क पर उतर चुका है, ये वापस घरों में जाने वाला नहीं है। ये वापस घरों में तब जाएगा जब आपको सत्ता से विदाई कर देगा। ये मोदी जी समझ नहीं पा रहे हैं, ये बात उनको समझनी पड़ेगी। क्योंकि राजीव जी जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है छात्रों के साथ में, नौजवानों के साथ में, उनकी समस्याओं को लेकर जिस तरीके की प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी दे रही है, तो ये गुस्से को और बढ़ाने वाली ही है। इससे गुस्सा कम होने वाला किसी भी तरीका नहीं है। आखिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री जो है रात को 12 बजे तो रील बना देते हैं, लेकिन लाल किले की प्राचीर से एक शब्द भी जो है जेनजी और जेन अल्फा के लिए उनके मुख से नहीं निकलता है। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री भी समझ रहे हैं कि क्या है। तो राजीव जी, अगर ये आता हुआ तूफान देखकर और आप ये चाहें कि पेंडुलम जो है उसकी आप दिशा बदल देंगे तो उससे तूफान रुक जाएगा, तो वो तूफान रुकने वाला नहीं है। तूफान जो चल चुका है वो तूफान आएगा ही, उसकी गति अब कम नहीं होनी है। कोई भी पश्चिमी विक्षोभ जो है उस गति को कम नहीं कर सकता है। तो मोदी जी अब उसका इंतजार आप मत कीजिए कि इसकी गति कम होगी। अब आप रास्ता ये ढूंढिए कि इस तूफान से तो बच नहीं पाएंगे, तो अपना बचने का रास्ता ढूंढना शुरू कीजिए। तो वो आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, आप तो उस तूफान से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो तूफानों से जो है राजीव जी 56 की छाती से नहीं लड़ा जाता है। छाती जितनी चौड़ी होती है तूफान उतनी जोर से प्रहार करता है। तो अगर आपकी वास्तव में 56 इंच की छाती है तो उसमें प्रहार तूफान का उतना ही ज्यादा भी होगा। तो ये समझ में आता है। तो अब राजीव जी मोदी जी को जो करना है वो तो मोदी जी करेंगे, खैर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन राजीव जी जिस तरीके से अब जनता ने मोर्चा खोला हुआ है, तमाम विजुअल्स जिस तरीके से आ रहे हैं, छात्रों के आ रहे हैं, जेन अल्फा के आ रहे हैं, स्कूलों से आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो वो नारे लगा रहे हैं लेकर रहेंगे आजादी, लेकर रहेंगे आजादी। आजादी शब्द से तो राजीव जी इनको इतनी ज्यादा दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, आरएसएस के लोगों को, क्योंकि आजादी के आंदोलन का इन्होंने विरोध किया था। जब आजादी का आंदोलन चल रहा था ये अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे, तो इसलिए आजादी शब्द से ही इन्हें बहुत ज्यादा चिढ़े। देश आजाद हो गया तो इन्हें बहुत परेशानी हुई थी। इनके जो दूसरे गुरु थे, गुरु गोलवलकर राजीव जी, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और 22 अगस्त या 21 अगस्त 1947 को पंजाब के फगवाड़ा में गुरु गोलवलकर ने कहा था कि जो लोग आज बड़ी खुशियां मना रहे हैं कल को यही कहेंगे कि अंग्रेज वापस लौट कर आ जाए। तो ये तो राजीव जी आज तक इंतजार कर रहे हैं गुरु गोलवलकर, तो कब के चले गए ऊपर वाले के पास, ये अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि अंग्रेज लौट कर आएंगे और इस देश के ऊपर कब्जा करेंगे।
तो ये जो कर रहे हैं राजीव जी, ये देश के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा कराने के लिए कर रहे हैं। मोदी जी की सरकार तो खासतौर से राष्ट्रीय सेठ के लिए काम कर रही है पूरी तरीके से, जो भी इनके कर रहे हैं वो कर रहे हैं। दूसरी प्रेम कुमार जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही राजीव जी, कि नक्सलवादियों से इनका कोई दुश्मनी थोड़ी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। हम लोगों ने देखा है कि छत्तीसगढ़ में हर चुनाव में जो जिनको इन्होंने निपटाया माओवादी, वो सब माओवादी थे, वो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया करते थे। बस्तर से अगर भारतीय जनता पार्टी सीटें जीत कर आ जाती है तो किसकी वजह से आ जाती है? माओवादियों की मदद से आ जाती थी। लेकिन राजीव जी, जो किशन जी के कंधे पर चढ़कर ममता बनर्जी पहुंची थी और उन्होंने माओवादियों के साथ किया, तो वही ये भी माओवादियों के कंधे पर चढ़कर आते हैं, तो माओवादियों के साथ ये भी कर रहे हैं। अब बता रहे हैं कि नक्सलवाद जो खत्म हो गया है, लेकिन दिमागी नक्सल है। तो भाई, जिसके पास दिमाग नहीं है राजीव जी, उसको तो हर दिमाग वाला व्यक्ति दिमागी नक्सल नजर आएगा। तो ये आपकी कमी है भाई कि आपके पास दिमाग नहीं है, हमारी कमी थोड़ी है, अल्लाह मियाँ की कमी थोड़ी है, आपकी कमी है कि आपके पास दिमाग नहीं है। तो आप जिसके पास भी दिमाग, हर किसी को आप दिमागी नक्सल समझ लग जाएंगे। भाई, जिसके पास दिमाग है वो हर कोई दिमागी नक्सल नहीं होता है, ये समझने वाली बात है। पहले नक्सल क्या है ये आप समझ लीजिए, आप में कितनी समझ है जो आप नक्सल समझेंगे कि नक्सल होता क्या है। और राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कई कि नक्सलवादी देशद्रोही नहीं है, माओवादी भी देशद्रोही नहीं है। उनकी अपनी मांगे हैं, उनके रास्ते से आपको आपत्ति हो सकती है, हम सबको आपत्ति है, हिंसा का रास्ता जो है हिंसा के रास्ते से। लेकिन क्या उनका कॉज गलत है? क्या मजदूरों और किसानों की बात करना गलत है? क्या प्रकृति की रक्षा करना और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना गलत है, जिसको आपकी सरकार लूटे ले रही है, लूटकर एक राष्ट्रीय सेठ को दिए दे रही है? क्या ये कॉज गलत है? तो क्या प्रकृति की रक्षा करने की बात करने वाले लोग, इस देश के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की बात करने वाले लोग, इस देश की प्राकृतिक संपदा की रक्षा की बात करने वाले लोग देशद्रोही हो गए? और आप ही सर्टिफिकेट बांटने वाले कि कौन देशद्रोही और कौन देशभक्त है? पहले तो आप अपना सर्टिफिकेट दीजिए कि आप देशभक्त हैं कि नहीं है। आपकी सरकार की जो सारी क्रियाकलाप है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ती है कि आपकी सरकार जो इस देश के खिलाफ हो गई, जो उसकी नीतियां हैं। तो राजीव जी, ये मोदी जी का जो किस्सा है, ये मोदी जी ठीक है, लाल किले से आप प्रधानमंत्री, तो आपको मंच मिल गया तो आप वहां से बोल लीजिए कुछ भी, तो आपके इस बोलने से देश चलेगा ऐसा नहीं है। ये समझना पड़ेगा कि अब देश आपके एक एक शब्द का अर्थ निकाल रहा है, और अर्थ ही नहीं निकाल रहा है, अब उससे सवाल कर रहा है और उन सवालों के जवाब आपके पास नहीं है। आखिर क्या मसला है कि अमित शाह जी जाते हैं, अभी तक तो मोदी जी को डर लगा करता था राजीव, छात्रों नौजवानों से काला कपड़े से डर लगा करता था, तो अब अमित शाह जी जाते हैं तो अमित शाह जी के भी जाने से पहले अब जो है छात्रों की गिरफ्तारियां होने लग जाएंगी। तो आप पुलिस स्टेट बनाने पर उतर चुके हैं, सीधी सीधी बात कही है इसको, तो इसीलिए आपको दिमागी नक्सल सब नजर आते हैं। लेकिन आपको कुछ भी नजर आए, ये देश देख रहा है कि आपकी सरकार देश के खिलाफ काम कर रही है, ये देश अच्छी तरीके से समझेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अमित शाह आज अलवर में थे, अलवर पहुंचे, छात्रों ने उनको काले झंडे दिखाने की कोशिश की, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही डिटेन कर लिया गया छात्रों को। इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने कहा है कि जेल भरो अभियान चाहते हैं तो हम उसकी शुरुआत कर दें। लेकिन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, स्वामी जी ज़रा आना चाहता हूँ दोबारा आपके पास। इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि अर्बन नक्सल का जिक्र तो बार बार आएगा। दूसरा है, यहाँ से दो महत्वपूर्ण बातें कल नरेंद्र मोदी ने कही हैं। पहली बात ये, दूसरी बात जो सिविल डिफेंस की, सिविल डिफेंस फोर्स की, हम लोगों ने कल चर्चा भी की इस पर। लेकिन ये दोनों इम्पॉर्टेंट पहलू है जिस पर चर्चा बार बार होनी चाहिए। और कॉकरोच शब्द भले दिया हो सीजेआई ने, लेकिन ये दिमागी नक्सल शब्द जो है ये प्रधानमंत्री ने दिया है। और इसलिए, और प्रधानमंत्री चूंकि वो इलेक्टेड हैं, प्रधानमंत्री जनता के द्वारा चुन के वहाँ उस कुर्सी तक पहुँचे हैं। प्रधानमंत्री भले संसदीय दल के नेता होते हैं, सांसदों के द्वारा चुने जाते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन आप चुन के गए हैं वहाँ तक। इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपकी जिम्मेदारी इस देश की जनता के प्रति क्या है। इस देश की जनता को अगर आप एक तरफ कहते हैं हथियारी नक्सलियों का खात्मा हमने कर दिया, अब इससे बच के, ये कौन है जिनका खात्मा आप करना चाहते हैं? देखिए, बहुत गंभीरता से इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। स्वामी जी, आप खात्मा करना चाहते हैं जिनके पास दिमाग है? ये कौन लोग हैं? क्या ये आपके हिसाब से मान लिया जाए कि जंतर मंतर पे जो लोग आए थे वो थे? क्या मान लिया जाए कि इसमें अब जिन अल्फा भी है?
जो अपने हक के लिए, अपने स्कूल के लिए, जिन बच्चों के हाथ में आज किताबें होनी चाहिए, जिन बच्चों के हाथ में खेलने के सामान होने चाहिए, जिन बच्चों को साफ पानी पीना चाहिए, जिन बच्चों को आराम से स्कूल तक पहुंचना चाहिए, जिन बच्चों के स्कूल की दीवारें और छतें जो हैं वो अच्छी होनी चाहिए, और वो बच्चे आज अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो वो दिमागी नक्सल हो गए, ये मान लिया जाए? ये मजाक की बात नहीं है स्वामी जी, इसकी गंभीरता में जाने की जरूरत है। हम लोग भले ठीक है, हम लोग थोड़ा सा इसको सतही तौर पे भी देख रहे हैं, लेकिन ये अभी तक का सबसे बड़ा और सबसे घटिया बयान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो भी लाल किले की प्राचीर से। क्या कहेंगे स्वामी जी? देखिए राजीव जी, वास्तविकता यह है, इस समय देश को हमें तैयार करना था 21वीं शताब्दी के लिए, और चीन जैसे पड़ोसी दुष्ट राष्ट्र से तुलना करने के लिए, उससे अपने सामने उसको पेश करने के लिए। चीन जो है वो बना रहा है कृत्रिम चांद, वो बना रहा है 1000 किलोमीटर पर आवर से चलने वाली ट्रेन, और हम बना रहे हैं इस प्रकार का देश जहां दिमाग रखने को ही बुरा माना जा रहा है। देखिए, मैं एक बहुत गंभीर समस्या आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मैं आरोप नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जब ये अग्निवीर बनाए गए थे तब हमें समझ में नहीं आया था अग्निवीर क्यों बनाए गए, और जब ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने कहा था कि ये जो अग्निवीर होंगे इनको रोजगार मिलेगा, अब मुझे समझ में आ रहा है होगा क्या। मेरे ख्याल से जैसे राहुल गांधी में दूरदृष्टि है, उन्हें पता है जो बात कहते हैं वो पूरी हो जाती है, मुझे लगता है एंटायर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के पास भी दूरदृष्टि है। उन्हें पता था ये होने वाला है, और उन्हें पता था कि 10-12 साल का मियाद होती है इस प्रकार की चीजों की। उन्होंने ये तैयारी कर ली थी कि ये जो अग्निवीर होंगे, जिनको पेंशन नहीं देनी होगी, जिनको मेडिकल सुविधाएं नहीं देनी होंगी, जिनको कुछ पैसा नहीं देना होगा, इनको रोजगार देना होगा, उन्होंने कहा इनको सिविल डिफेंस में लगाएंगे, और हमारे देश के जेन जी और जेन अल्फा से इन सिविल डिफेंस के लोगों को भिड़ाएंगे। मतलब यह है, एक तरफ तो जैसे आपने देखा जंतर मंतर के अंदर ज्यादातर लोग ऐसे थे जिनके हाथ में कील लगे हुए डंडे, आपने देखा होगा हांसी में हरियाणा के अंदर एसएसपी साहब ढेला चला रहे हैं जी, एसएसपी साहब खुद ढेला चला रहे हैं, और हांसी के अंदर ही वहां पे भी उसी प्रकार के ये जंतर मंतर का है, ये जंतर मंतर का, ये सिविल हांसी का भी, वाले लोग, हांसी का भी दिखाइएगा अगर आपके पास वीडियो। हांसी हरियाणा के अंदर जी वो भी एसपी साहब खुद ढेला चला रहे हैं, और वहां पे भी वैसे ही नकाबपोश लोग खड़े हैं जो ड्रेस पे नहीं है, जो पुलिस ड्रेस पे नहीं है। अच्छा, बाद में पता चला कि जो एक लड़का वहां बैठा था जो लाठी चला रहा था और बच्चों को पीट रहा था, उसका गाजियाबाद के अंदर जिम है, पुलिस से उसका कोई लेना देना नहीं है। और जो व्यक्ति, जो राहुल गांधी से मिलने लड़की गई, जिससे ये बताना पड़ा कि मेरा नाम जो है मैं मुझे मुसलमान समझ लेंगे, उसको जो उसके और उसने खुद कहा जिस प्रकार टांगों के नीचे डंडा घुसेड़ने का जिस एसएचओ ने प्रयास किया था, वो मूंछों का ताव देके अपने थाने में बैठा हुआ है और बच्चों को डांट रहा है, हड़का रहा है। देखिए, ये जो है ये सिविल, ये इन्हें पता था कि ये होने वाला है, इन्हें दूरदृष्टि थी इनके पास कि ये होने वाला है। इन्होंने बेसिकली कोई बात नहीं स्वामी जी, उसको बंद कर लीजिए। हाँ, कोई बात नहीं जी। जी ठीक है स्वामी जी, आप उसको पता नहीं किसने डिस्टर्ब कर दिया। ये चाहते थे कि देश के अंदर सिविल वॉर होगी, ये सिविल वॉर की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए इन्होंने नकाबपोश तैयार किए थे, इन्होंने सिविल ड्रेस में पीटने वाले लोग तैयार किए थे, और अब इन्होंने अग्निवीर के लिए 4 साल के बाद जो लोग रिटायर होंगे, अब निकलने वाले हैं, उनको तैयार किया था। और ये हमारे बच्चों के साथ और हमारे देश के जेन जी और जेन अल्फा के साथ उनको भिड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है राजीव, देश जो है बहुत ज्यादा गलत मुकाम पे पहुंच चुका है। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हमारे देश में ऐसे युवा पीढ़ी को तैयार करना है जिसके हाथ में, एक हाथ में संविधान हो और एक हाथ में किताब हो,
और ये जो शिक्षा है, इससे जिस तरह से हमारे देश को पिछाड़ा गया है, और जैसे पहले बात हुई कि जैन अल्फा के स्कूल्स का आप दर्शन कर रहे हैं, किस प्रकार के स्कूल वहां पे हैं, टॉयलेट बच्चा जा नहीं सकता, पे बुरी हालत है, टीचर्स नहीं है, और ये स्थिति इन्होंने ऐसी बना दी, 4-4, 5-5 जैसे 30,000 स्कूल इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर। जब इनसे कहो स्कूल क्यों बंद कर रहे हैं, कहते बंद नहीं कर रहे हैं साहब, मर्ज कर रहे हैं। अरे यार, तुम मर्ज कर रहे हो, अगर तुमने मयूर विहार के और नोएडा के स्कूल को मर्ज कर दिया, तो जिस स्कूल को आप चलाओगे दूसरी जगह से 15 किलोमीटर वहां पे बच्चे को जाना पड़ेगा, लड़कियां कैसे पढ़ पाएंगी। और ये राहुल गांधी देखिए एक बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, पुणे के अंदर केवल लड़कियों का देखिए, मैं सही में बता रहा हूं राजीव, हमारे देश की बच्चियों ने हर फील्ड में लड़कों को पछाड़ा है। आप कोई एग्जाम रिजल्ट देख लीजिए, आप नीट का देख लीजिए, इंजीनियरिंग का देख लीजिए, सिविल सर्विसेज का देख लीजिए, आप पदक में देख लीजिए, पहलवानी में देख लीजिए, तीरंदाजी में देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, बॉक्सिंग में देख लीजिए, लड़कियां हर जगह आगे बढ़ रही हैं। और ये ऐसा समय है जबकि लड़कियों को आगे बढ़ाने का मौका है। राहुल गांधी पुणे में लड़कियों से बात कर रहे हैं और लड़कियों ने दिखा दिया जिस प्रकार से उन्होंने भाइयों का, अपने मित्रों का साथ दिया है। रिया हीट टाइप की लड़कियों ने अपने केवल मित्रों के साथ देने के लिए उन्होंने अपने को जोखिम में डाला है। अब ये समय है लड़कियों का, महिलाओं का, और हम सबका कर्तव्य है कि अपने बच्चों के साथ खड़े रहे। सिविल डिफेंस के नाम पे अग्निवीरों को खड़ा करके देश में ये गृह युद्ध पैदा करना चाहते हैं, और हमारा कर्तव्य है कि इनको इससे रोकें और देश को विघटन की तरफ जो ये ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, अरुणाचल में नहीं बोलेंगे, ये मणिपुर में नहीं बोलेंगे, ये हमारे देश को कमजोर करने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसका भरपूर विरोध होना चाहिए। और बच्चों को ये समझना चाहिए, इनकी लड़ाई जो होगी, ये जो अग्निवीर के बच्चे लौट के आएंगे उनको ये सिविल डिफेंस में डालेंगे और आपके सिवान भड़काएंगे। लेकिन हम बुजुर्ग लोग, आपके बाबा दादा और नाना नानी आपके साथ खड़े हैं, और इन बच्चों को भी ये समझाएंगे, अपने बच्चों से मत लड़ना, देश को अगर आगे बढ़ाना है हमको एकजुट होना है, एक परिवार की तरह एकजुट होना है। जी जी प्रशांत जी, आप कैसे देखते हैं, जब जेन अल्फा को देख लीजिए, अभी वो भले स्कैटर्ड हैं, अलग अलग राज्यों में, कुछ अलग अलग स्कूलों में कुछ लोग हैं, और कई बच्चों को धमकाया डराया भी जा रहा है। ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं, वीडियो बनाने वाले वीडियो बना रहे हैं, उसको सोशल मीडिया के ज़रिए शेयर भी कर रहे हैं, डाल भी रहे हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, चलिए 2-4 जगह, अभी आपने देखा कि एक जगह मार पिटाई भी हुई, बच्चों को पीट भी दे रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन क्या ये एक ऐसी शुरुआत नहीं हो गई है जहां से और इस आग को भड़कने में समय नहीं लगेगा, ये दिखाई दे रहा है। देखिए, अब राजीव जी स्थिति वहां पहुंच गई है कि अगर जितना आप दमन करेंगे उतना तेजी से ये फैलेगा। ये हमने जंतर मंतर पे भी देखा था, ये अभी भी देख रहे हैं, ये अभी हमने नालसर के मामले में भी देखा कि छात्रों ने कहा कि हम उनको सीजीआई को नहीं बुलाना चाहते, आपने उनके खिलाफ एक्शन लिया, उससे बड़ा रिएक्शन हुआ। केवल नोटिफिकेशन वापस नहीं हुआ, अगले दिन माफी मांगनी पड़ी आपको, और वहां तक मामला रुकेगा नहीं। आप देखिएगा कि मदन मिश्रा के खिलाफ जो है वो रेजोल्यूशन भी आएगा बार काउंसिल में। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नालसर का एलुमनाई नालसर के छात्रों से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो तमाम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बार काउंसिल के मेंबर हैं। तो इसलिए वो दिक्कत वाली बात है। देखिए, अभी जो हमको दिख रहा है कि ये कैसे हो गया, एक उसका जो कारण है बहुत बड़ा, वो कारण ये है कि जब ये मीडिया, गोदी मीडिया मोदी जी की आरती उतार रहा था, उनको भगवान, नॉन बायोलॉजिकल और अवतार बता रहा था, उनके मंदिर बनाने पर जो है वो स्टोरीज कर रहा था मोदी जी के, और हिंदू मुसलमान की डिबेट और समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहा था, उस वक्त एक दूसरा मीडिया जिसका हम लोग भी हिस्सा है, एक अलग काम कर रहा था कि वो जनता के मुद्दों पर टिका हुआ था। आप देखिए कि कब डीवी लाइव में हम लोगों ने ऐसी कोई चर्चा की जो हिंदू मुसलमान वाली चर्चा हो। हमने पॉलिटिकल एनालिसिस किया, हमने मुद्दों की बात की, जनता के मुद्दों की बात की, आज भी वही कर रहे हैं। और हमको देखकर डीवी लाइव को या राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग भी काम कर रहे हैं उसको देखकर
सैकड़ों हजारों शहर शहर गांव गांव मोबाइल फोन गिम्बल सेल्फी स्टिक में लगा के वीडियो पत्रकार पैदा हो गए। तो अब आपने क्या किया कि आप कोई आपने अखबार का वो पकड़ लिया लाला जिसके 50 एडिशन है, कोई आपने मीडिया पकड़ लिया, कोई पुरी है, कोई गुप्ता, कोई और चीज पकड़ लिया आपने किसी को, और वो उसको आपने पैसा दे दिया, विज्ञापन दे दिए, और वो हिंदू मुसलमान कर रहा है। लेकिन ये जो यूट्यूबर है, जिसको यूट्यूबर कहा गया, मैं उसको वीडियो जर्नलिस्ट कहता हूं। ये जो वीडियो जर्नलिस्ट है, इसने जनता के मुद्दे उठाए कि बच्चे स्कूल कैसे जाए नदी पार करके, उनके यहाँ ब्लैक बोर्ड है कि नहीं है, टीचर है कि नहीं है, वो मुद्दे लगातार उठ रहे थे। और ये उसी माइक्रो लेवल पे मीडिया के एक्सपेंशन की देन है, जो बच्चों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि 6ठे 7वें 8वें क्लास की लड़की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने बेबाकी से बात कर रही है अपने अधिकारों के बारे में। ये इस वीडियो जर्नलिस्ट ने उस लड़की के सामने, लड़के के सामने माइक ले गया, उसके सामने कैमरा लगाया, उसको कॉन्फिडेंस दिया। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि अभी ये आंदोलन स्कूल हर स्कूल की अपनी एक समस्या, वो स्कूल के बच्चे लड़ रहे हैं, लेकिन ये इसको यूनिफाइड आंदोलन होने में टाइम नहीं लगेगा। अगर एक जगह इन्होंने दमन की कोशिश की, वो जंगल की आग की तरह फैलेगा। जैसे अभी आप नालसर के मामले में देख रहे हैं कि सारे लॉ यूनिवर्सिटीज, और नालसर में क्या हुआ, जंतर मंतर में दक्षिण भारत नहीं था, क्योंकि दक्षिण भारत में पेपर लीक नहीं हुए थे, या पेपर लीक वहां नहीं होते, या ऐसी सिस्टम में समस्याएं नहीं है एजुकेशन को लेकर, विकसित राज्य है वो। लेकिन आपने नालसर के मामले में ये जो तूफान यहां बच रहा था, उसको दक्षिण भारत भी ले गए। तो आपने बड़ा अच्छा एक राष्ट्रीय एकता भी बना दी आंदोलन की, ये काम भी आप कर रहे हैं। अब मुख्य बात राजीव जी क्या है, दो बातें कहूंगा। एक कहे कि सीजीआई ने कॉकरोच कहा और लोग नाराज हो गए, नहीं, ये बेसिकली जो मूड है, नेशनल मूड है, वो लोकतंत्र को दोबारा हासिल करने का है, वो डेमोक्रेसी को रिक्लेम करने का नेशनल मूड है। कॉकरोच कहना तो एक ट्रिगर पॉइंट था, वो एक जो है स्टीम बन रही थी, वो गैस बन रही थी जो जिसकी सीटी बज गई। तो एक तो ये बात, दूसरी चीज कि देखिए एक और चीज का बहुत बड़ा रिएक्शन हो रहा है, जो अगले 2-4-5 दिन में हम देख लेंगे। ये जो नक्सल कहा है, दिमागी नक्सल, उसके अलावा ये जो 2047 का मामला है, क्या आपने इतना लंबा टाल दिया? 2047 में न्याय मिलेगा आपको, 2047 में सड़कों में गड्ढे नहीं होंगे, 2047 में पेपर लीक नहीं होंगे। ये 2047 में सब कुछ आप जब टाल देंगे, उसका बहुत रिएक्शन हो रहा है, और ये 2-4-5 दिन में आप देखिएगा ये रिएक्शन भी और बड़ा हो जाएगा। जी राजीव जी बिल्कुल। हाँ, एक आखिरी बात, ये जो नक्सल की बात आ रही है, दिमागी नक्सल, ये माओवादी आइडिया है, जयशंकर जी बताएंगे इसको। ये माओवादी आइडिया है। जब माओ ने सांस्कृतिक क्रांति की थी, कल्चरल रेवोल्यूशन किया था 1966 में के दशक में, उसमें पहला काम जो किया हुआ था कि चीन के पढ़े लिखे लोगों को, प्रोफेसरों को, बुद्धिजीवियों को, पत्रकारों को, उनको जेलों में डाला था, उनको यातनाएं दी थी, उनको भगा दिया था। उसी दौर में तमाम पढ़े लिखे लोग भारत भी भाग कर आए थे, जो आपको अलग अलग शहरों में तमाम बिजनेस करते हुए दिखाई देते हैं। चाइना के जो 60-70s के दौर में आए थे, वही चाइनीज फूड और चाइनीज जूते और ये सब चीजें लेकर आए थे। तो ये जो आइडिया है दिमागी नक्सल का, ये मूलतः माओवादी आइडिया है। ये माओ का आइडियोलॉजी थी, ये उससे प्रेरित है मोदी जी, माओ से। तो माओवादी तो ये खुद हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जब प्रेम कुमार जी, आप इसको और
थोड़ा सा कि जिन चीज़ों की तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए, सरकार से अभी भी पूछा जा रहा है कि पायलट गन किसने चलवाए, सरकार से अभी भी पूछा जा रहा है कि लाठियाँ किसने चलवाई, मार पिटाई बच्चों की क्यों करवाई। ये सारे सवाल किरण रिजिजू ने एक चैनल को इंटरव्यू में कहा है कि वहाँ कोई लाठी नहीं चली, कोई गोली नहीं चली, कुछ नहीं हुआ। देखा होगा आपने, सब कुछ सामने है, हम लोगों के कैमरे पे भी था, हम लोगों ने दिन भर रिपोर्टिंग की थी, हम लोगों के पास भी है फुटेज, विजुअल्स सबके पास हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि वहाँ छिपा सकते हैं आप, और कुछ नहीं तो सीसीटीवी फुटेज ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि उसको अभी आप रखिए, उसकी जांच करेंगे हम। तो इसलिए ज़रा समझाइए कि इस बीच इस शब्द को अर्बन नक्सल की जगह अब दिमागी नक्सल लाके, और ख़ासकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब अपने भाषण में देश में एकता सौहार्द की बात करनी चाहिए थी, उस समय ऐसे शब्द के लाने के पीछे की रणनीति क्या हो सकती है? मैं ज़रा रणनीति समझना चाहता हूँ, उस पर थोड़ा हम लोग विचार करें कि आखिर उनकी तरफ से नरेंद्र मोदी ने ऐसा सोच के क्या सोच लिया कि 2047 तक वही राज करेंगे। ये रणनीति है। अगर ऐसा भी है कि 2047 तक बीजेपी का ही शासन होगा, तो दिमागी नक्सल कहकर, और चलिए जो अभी प्रशांत जी बता रहे हैं कि चाइना में जो हुआ, जितने बुद्धिजीवी थे उनको जेलों में डाल दिया गया, हमको आपको बाकी अगर हम लोगों को भी बुद्धि माना जाए तो डाल दिया जाए, उसके बाद क्या 2047 तक राज करेंगे? जी राजीव जी, देखिए प्रशांत जी बहुत सही बात कर रहे थे कि चाइना से प्रेरित होकर के भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक जो है बढ़ता रहा है, और वो जाके वहाँ पाठशाला लेते हैं, आरएसएस के लोग भी जाते हैं। उनकी सोच में जो आया कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बने, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से ही ये सोच आई। उनके दिमाग में जो आया कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाए, वो भी वहीं से पैदा हुई सोच है। वन पार्टी सिस्टम, वो चाइना की तरह यहाँ उनकी हो जाए, उनके साथ हो, तो तानाशाही भी लोकतंत्र है उनके हिसाब से, और वो अगर सत्ता में नहीं रहे तो लोकतंत्र भी तानाशाही है उनके हिसाब से। तो इस बात के साथ हम आगे बढ़े तो 15 अगस्त 2026, इससे ठीक पहले तक सदन में आने की हिम्मत नहीं हो रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को या गृह मंत्री अमित शाह जी को, और 15 अगस्त को वो एक ऐसे शब्द लेकर आते हैं जिस पर कि वो चाहते हैं कि इस पर विमर्श हो, इस पर बातचीत हो, और उसके साथ साथ कांग्रेस के दफ्तर से वो उनको एक कुछ खोज निकालते हैं कि वंदे मातरम पर बात हो, कांग्रेस के देश का अपमान कर रही है कि संविधान का अपमान कर रही है कि वंदे मातरम पर का अपमान कर रही है, वहां पर जाकर विमर्श हो। और अमित शाह भी उस पर खुल करके बोल भी रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं, और बता भी रहे हैं कि कांग्रेस माफी मांगे और जवाब दे और ऐसा करे और वैसा करे। तो ये प्रश्न जो है डाइवर्ट करने का ज्यादा लगता है कि जो मूल मुद्दे हैं पूरे देश में, जो हर जगह से, जैसा कि थोड़ी देर पहले प्रशांत जी बता भी रहे थे कि स्कूली बच्चे जेन अल्फा जो है वो हर जगह से जो आवाज उठा रहे हैं, और वो नेचुरली उठा रहे हैं, ऑर्गेनिक तरीके से वो बातें उठ रही हैं, कोई उसके पीछे संगठन नहीं है, कोई दिमाग नहीं है, वो नेचुरली उठ रहे हैं। तो उनसे जो सरकार को बेचैनी हो रही है, उस बेचैनी से कैसे बचा जाए? तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि डिस्ट्रैक्ट करिए, मूल मुद्दे से हटा के दूसरे मुद्दों पर ले जाइए। और ऐसे भी कोई भी सत्ता, देखिए, जब अपने काम में निरंकुशता में, तानाशाही में सक्सेस होने लगती है तो कुछ बातें उसके संकेतक होते हैं। वो होता है कि मीडिया अपना काम करना छोड़ देता है, यानी जो पूरा संचार का माध्यम है उसका जो सरकारी प्रभुत्व है वो बढ़ जाता है। न्यायपालिका अपना काम छोड़ देता है। जब ये दो बड़े खंभे अपना काम छोड़ देते हैं, और तब निरंकुशता और तानाशाही को मदद मिलती है। अब देखिए हमारे देश में
कि एक समय था जो काम राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कर रहे थे और सबूत ला रहे थे कि देखो चुनाव चोरी हुई है, एक वोटर आईडी से बहुत सारे लोग वोटर लिस्ट में हैं, या बहुत अलग अलग जगहों में किस तरीके से वोटर्स की चोरी की जा रही है, फर्जी मतदाता डाले जा रहे हैं, इस सब तरह से सबूत लेकर के जब आ रहे थे, तो वो काम दरअसल मीडिया का था, जो कि एक राजनेता ने अपने हाथ में लिया, चूंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। और आज मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि आज पर मैं ज्यादा आना चाहता हूं। आज जो है बच्चे अपने स्कूल की कमियों को लेकर के जब अपने ही मोहल्ले में अपने ही एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से डिमांड कर रहे हैं, उन कमियों को बताने की जिम्मेदारी किसकी थी? मीडिया की जिम्मेदारी थी। चाहे स्थानीय अखबार होते, चाहे स्थानीय डिजिटल चैनल, ये चैनल वो चैनल, जो भी है, मीडिया की जिम्मेदारी थी। बच्चों की दुर्दशा के बारे में मीडिया ने बोलना बंद कर दिया और देश की दुर्दशा के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर यह बंद हो गया। तो राष्ट्रीय स्तर पर एक नेता को वो काम करना पड़ा और मोहल्ले मोहल्ले में अब बच्चों को वो काम करना पड़ रहा है। तो ये जो जागृति पैदा हुई है, ये हम ये समझ सकते हैं हमारे देश में जो लोकतंत्र की जड़ है, हमारी आत्माओं में, हमारे देश की मिट्टी में, वो कहीं ना कहीं इस डेमोक्रेसी को एक तरह से इम्यून देता है कि जब जब उस पर हमला होने लगता है उसको वो जागृत कर देता है। तो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम बच्चों से अब देखिए वो जागृत हो रहा है, और जब ये जागृत हो रहा है तो वो ऊपर बैठे हुए लोग जो कि तानाशाही को स्थापित करना चाहते हैं, 2047 का सपना देख रहे हैं और लगातार चुनाव दर चुनाव जीतने का वो एक उपक्रम बना चुके हैं, एक तरीका बना चुके हैं। तो उनको अब इस डेमोक्रेसी के इम्यून सिस्टम से ही खतरा लगने लगा है, अब उनको बच्चों से खतरा लगने लगा है। देखिए अगला कार्यक्रम राहुल गांधी ने जो रखा है पुणे में, वो रखा है महिलाओं के साथ संवाद, छात्राओं के साथ संवाद। तो ये छात्राएं क्या है, महिलाएं क्या है? आधी आबादी है, देश की आधी आबादी है। तो उसका जो मकसद है वहां भी यही है कि वो महिलाएं जिनके नाम पर रिप्रेजेंटेशन का कानून बना करके उसको लागू नहीं करने दिया जा रहा है और सूचना पर कब्जा करके यह साबित कर रहे हैं कि अपोजिशन के लोग महिला का कानून नहीं लागू होने दे रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी बात है। इसको समझने समझाने के लिए वो छात्राएं, जो स्टूडेंट्स भी हैं, जो जन जी भी हैं, जो जन अल्फा होंगी कि नहीं हम नहीं कहते, इसमें जन जी तो पक्का होगी इस कार्यक्रम में, तो उनके बीच जब ये कार्यक्रम लेकर के जाएंगे या उनको इकट्ठा करेंगे, तो ये कार्यक्रम भी दरअसल उस सत्ता, तानाशाही सत्ता जो तानाशाही को स्थापित करना चाहती है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ना चाहती है, संवैधानिक संस्थानों को खत्म करना चाहती है, उसके सामने ये भी एक जागृति का ही कार्यक्रम होगा। तो इन कार्यक्रमों से डेविएट कैसे कर सकते हैं? तो जो लोग इन कार्यक्रमों से जुड़े हैं उनको दिमागी नक्सल बता दो, उनको वंदे मातरम का विरोधी बता दो, उनको देश का विरोधी बता दो, ये सारी चीजें हैं। अब आज तो मैंने देखा प्रशांत टंडन जी ने एक ट्वीट भी किया, एक एबीपी में छपी हुई क्लिप को उन्होंने एक्स पर डाला। वो क्या था कि नरेंद्र मोदी जी मास्को गए हुए थे और उस समय राष्ट्रगान शुरू हुआ, तो वहां के जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो रुक गए सम्मान में, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रगान की धुन समझ में नहीं आई, वो अपना चल रहे हैं मस्ती में, तो दूसरे लोग जाके उनको पकड़ के ला करके फिर वहां खड़ा करते हैं। पूरा क्लिप देखने लायक है कि आपको राष्ट्रगान की धुन की भी समझ नहीं है, जबकि विदेश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो हमारे देश के राष्ट्रगान की धुन समझ रहे हैं। तो अब जाहिर बात है कि अगर इन्हीं बातों से यह तय होगा कि प्रधानमंत्री भी देश विरोधी है, तो जरूर सोनिया गांधी भी देश विरोधी है। कल कानून बना और आज पालन नहीं कर रही है, ना नहीं करने का जेस्चर दे रही है। अगर देश विरोधी इतनी आसानी से तय हो जाता है तो
फिर हर कोई आदमी कभी ना कभी देश विरोधी हो ही जाएगा। कभी जनगण मन में बोल पहुंचने में देरी हो गई, कभी सुनने में देरी हो गई, कभी खड़े हो गए, कभी बैठ गए। दरअसल ऐसे मौके पर अगर प्रायश्चित का भाव आ जाता है, मन में सॉरी आ जाता है, उतने से बात खत्म हो जाती है। लेकिन इसको देश विरोधी घोषित कर दीजिए तो ये डिस्ट्रैक्शन है, टोटली डिस्ट्रैक्शन है उस आवाज को दबाने के लिए जो लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए मचल रही है इस देश में। जी बिल्कुल बिल्कुल। आना चाहता हूं जयशंकर जी आपके पास। जयशंकर जी, क्या आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है देश में? नए आंदोलन की शुरुआत, देश आंदोलित है या अभी जल्दबाजी होगी कहना ये बात? नहीं, देखिए, हमारे मित्रों ने भी पहले कहा कि देखिए सीजेपी तो एक निमित्त बन गया। हमने भी पहले कहा था, यहाँ पर आक्रोश तो उमड़ रहा था युवाओं में, छात्रों में, युवा पीढ़ी में, जेन जी जिसको आप कह लीजिए। बच्चों का तो अब बच्चों की समस्याएं तो शाश्वत रही हैं, वो उठाते भी रहे हैं लोग, लेकिन अब वो उसकी बात कभी आती नहीं थी। कभी कभार किसी टीवी चैनल ने कभी कहीं दिखा दिया तो अलग बात है। लेकिन वही जैसे अभी आज की तारीख में जिस तरह से वीडियो जर्नलिस्ट या डिजिटल जर्नलिस्ट सक्रिय हुए हैं, तो उससे उनकी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। तो उनको एक अभिव्यक्ति का, अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति का मंच चाहिए था, और वो मंच एक तरफ राहुल गांधी दे रहे थे, दूसरी तरफ कांग्रेस जनता पार्टी के लोगों ने दे दिया, तो उस पर वो इकट्ठा होने लग गए। तो जाहिर सी बात है कि अब उस बहाने धीरे धीरे एक एक करके समस्याएं उठती जा रही हैं। अब वो उस समय परीक्षाओं, पेपर लीक होना और परीक्षाओं के स्थगन का मामला था, लेकिन अब जैसे सीजेपी वालों ने कहा कि नहीं, अब हम बेरोजगारी के सवाल पे लड़ेंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ेंगे। मतलब इतना भ्रष्टाचार तो क्या हम बताएं। मतलब 70 साल की उम्र हुई, 50-60 साल हम लोगों ने भी सार्वजनिक जीवन में जिए हैं, 50-55 साल तो जिए ही हैं। इतना भ्रष्टाचार तो शायद कभी नहीं देखने को मिला होगा, शायद ही कभी देखने को मिला होगा। आप सोचिए, बिहार में अभी जो नया आया है अभी घोटाला, कि जो स्वास्थ्य मंत्री थे मंगल पांडे जी वहां के, 1500 रुपए की डस्टबिन उन्होंने 15,000 रुपए में खरीदी। क्या कर सकते हैं आप? सीएजी की रिपोर्ट देखिए, मैं कल को देख रहा था, थोड़ा पुराना वीडियो है, अरुण शौरी जी का ही था। बता रहे कि सीएजी की रिपोर्ट में आया कि गुजरात में समुद्र में गैस निकालने के लिए, शोध करने के लिए कितने हजार करोड़ रुपए सुहा कर दिए। एक बूंद ना तो पेट्रोल निकला, ना एक इंच की गैस निकली। अब यही काम ये लोग अंडमान निकोबार में कर रहे हैं। वहां पे कितने हजार करोड़ रुपए लगेंगे। हाँ जी, वहां खुदाई होगी, किस कंपनी, कोई अडानी टाइप का कोई आदमी उनका अपना जाएगा, उत्खनन करेगा, पता करेगा और स्वाहा हो जाएगी रकम लगातार। मतलब आप सोचिए कि जिस तरह से एक्सपोज हुआ है, छोटी सी बरसात, इस बार तो मानसून ठीक से आया भी नहीं, इसमें जिस तरह के भ्रष्टाचार के किस्से उजागर होकर आ रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्गों पे, नेशनल एक्सप्रेसवे पर, जो कानपुर से और लखनऊ का है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद की, जो पहले महापौर थे आगरा के, उनकी कंपनी, उनके भाइयों की कंपनी ने पूरी सड़क बनाई, और वो सड़क तकरीबन 100-150 जगहों पे पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। डामर या चारकोल की जगह पे पता लगा कि वो उसको जैसे एक चादर उठाकर लोग दिखा रहे थे कि देखिए ये है। जगह जगह पूरे देश भर में हर हिस्से से आ रहा है कि साहब ये सड़क धंस गई है, एक पुल टूट गया है, ये जर्जर हो गया है, अभी 15 दिन पहले उद्घाटन हुआ। ये सारी बातें तो आ रही हैं सामने। तो ये जो नया चेंज आया है ना भाई, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आज मुख्य धारा की मीडिया, जिसको आप गोदी मीडिया कह लीजिए, जो कुछ भी कह लीजिए, चाटुकार कहिए, ढिढोरची कहिए, भोंपू मीडिया कहिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन उसकी विश्वसनीयता आज खत्म हो गई है। कोई टीवी देखना नहीं चाहता है। अखबारों का सर्कुलेशन बहुत नीचे, बुरी तरह से गिर रहा है। कोई अखबार पढ़ नहीं रहा है, क्योंकि लोगों को डिजिटल मीडिया में मिल जाता है देखने को, यूट्यूब पे या ये सब चीज़ों पे। हालांकि इसमें भी बहुत सारा जाल बट्टा फैलाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन उसका तुरंत काट भी आता है। जैसे आप देखिए, अभी जो सोनिया गांधी का दिखा रहे हैं लोग कि वो वंदे मातरम के समय में
हालांकि पूरा वीडियो देखने में कहीं उसमें कोई गलत नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको अमित मालवीय जी के आईटी सेल ने जो इस तरह क्लिपिंग करके अपना बना के पेश किया है, हम उसी के तुरंत बाद आ गया कि साहब जो प्रधानमंत्री जी हमारे बिहार गए थे, नीतीश कुमार साथ में मंच पे बैठे हुए साथ में हैं, और जब राष्ट्रगान हो रहा है तो मोदी जी घूमते हुए टहल रहे हैं, मंच पे टहल रहे हैं, तो नीतीश कुमार उनको खींच के ला रहे हैं, अरे भैया आ जाओ राष्ट्रगान हो रहा है। उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे आप। तो एक तो इतना जागरूकता इतनी आ गई है इतने लेवल पे, और लोग डाल तो पात ये सक्रियता पूरी तरह से सामने आ रही है, इसलिए आप इसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल है, इतना आसान नहीं रह जाएगा। और जब माओवादी और ये बातें अभी जो हमारे मित्र लोग कर रहे थे नक्सली की बात, देखिए मोदी जी को तो कुछ पता है नहीं। नक्सल का मतलब क्या है? पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी में किसानों का एक आंदोलन हुआ, वो आंदोलन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, चूंकि कम्युनिस्ट पार्टियां जो थी सत्तारूढ़, चाहे सीपीएम हो चाहे सीपीआई हो, उनको संशोधनवादी या व्यवस्था का हिस्सा बन जाने के आरोप में उन लोगों ने चारू मजूमदार और उनके सारे लोग, कानून सन्याल थे, जंगम, ये सारे लोग थे, इन लोगों ने एक आंदोलन शुरू किया। फिर बाद में धीरे उनको प्रेरणा मिली माओवाद से। माओ ने कहा था कि सत्ता बैलेट बॉक्स से नहीं बंदूक चलती है, तो फिर वो माओवादी, फिर लेनिनवादी, लेनिन और माओ का मिक्स करके एक माओवादी लेनिनवादी राजनीति शुरू हुई, नक्सलवादी राजनीति शुरू हुई। अब वो कितने गुटों में बटी, 36 गुटों में कितने गुटों में बढ़ती चली गई। बाद में जो जिसका ये सफाया करने की बात कर रहे हैं वो माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी थे वो लोग। लेकिन जो काम इन्होंने किया है बिहार में, जो काम किया है इन्होंने झारखंड में, जो काम किया है इन्होंने बस्तर के इलाकों में, हम उनकी राजनीति, हिंसा की राजनीति के खिलाफ हैं, कतई खिलाफ है। लेकिन साहब क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मध्य बिहार में कोई लड़की, दलित की लड़की या ओबीसी की लड़की सड़क पे निकल जाए शाम को और खुलेआम घूमे? ऐसा हो सकता था क्या 10-20 साल 40 साल पहले? नहीं संभव था। लेकिन ये बात हुई, खेत मजदूरों को उनका हक मिला, जमींदारों से, शोषक सामंतों से मुक्ति एक हद तक मिली, ये सारे काम थे। तो अगर सोच विचार के स्तर पे अगर हम किसानों के हक की बात कर रहे हैं, अगर हम युवाओं के, बेरोजगारों के हक की बात कर रहे हैं, अगर परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ बात कर रहे हैं, उसके लिए अगर आप दिमागी नक्सल कहिए, कुछ भी कहिए, क्योंकि आज तो ऐसा कुछ तो ऐसी घटना हुई नहीं है कि नक्सलवादी या माओवादी कहीं से एक्टिव होके आ गए हो। ताजा आंदोलन तो सीजेपी का है, कांग्रेस जनता पार्टी का है, या फिर राहुल गांधी युवाओं को जो इकट्ठा कर रहे हैं, छात्रों की गूंज के कर रहे हैं, अपना सुनाई दे रहे हैं, तो वही तो है ना। तो उसको आप कहना चाहते हैं, तो अगर उनको आप दिमागी नक्सल कहते हैं तो जयशंकर गुप्ता उनमें एक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन वही है कि जब निकल पड़ता है, जब हुजूम, जब आक्रोश उमड़ घुमड़ के बाहर निकलना शुरू हो जाता है, तो फिर बंदूकें नहीं रोक पाती हैं, पैलेट गन्स नहीं रोक पाते हैं, लाठियां नहीं रोक पाते हैं। उस बच्चे का चेहरा बार बार याद आता है ना, जब एक पुलिस का दरोगा जो है किस तरह से उसके पीछे डंडे घुसड़ने की कोशिश कर रहा है और वो लड़की वापस लौट रही है। ये बात क्या जैन जी या उसके अभिभावकों को समझ में नहीं आती है? तो ये सारी चीजें हैं, ये अपना हिसाब तो राजीव जी मांगेगी। इतिहास जो है कभी माफ नहीं करता, और ये इनके लिए कहना कि माओवादी है, वो फलाना है, ढिकाना है, ये कुछ नहीं है। देखिए, ये आज तक खुद ही समझ में नहीं आता इनको कि ये है क्या। ओरिजिन इनकी हुई है हिटलर मुसोलिनी से, नाजी और फांसीवाद से इनका ओरिजिन हुआ है। लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि मोदी जी के आते आते जिन यहूदियों को हिटलर ने नरसंहार किया था, गैस चैम्बर में रख के मरवाया था, वो यहूदी इनके फादरलैंड हो गए, इनके फादर हो गए। जाकर के इजराइल में, वही यहूदी है ना इजराइल में, तो उनको जाकर कहा कि हमारा फादरलैंड है, इंडिया हमारा मदरलैंड है, इजराइल हमारा फादरलैंड है। तो कहीं तो कभी हिटलर, कभी मुसोलिनी और कभी इजराइल। तो मतलब क्या है ये समझ में नहीं आता। इन लोगों का जो है खुद एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हैं, अब हर चक्रव्यूह उनका टूट रहा है, तिलिस्म इनका टूट रहा है। जो एक वाक्यजाल बनाते थे, आप सोचिए कि 10 साल पहले के मोदी जी को या 14 साल पहले के मोदी को, हालांकि उस समय भी उनकी सारी बातें मूर्खतापूर्ण होती हैं। हमने तो रिकॉर्ड में, हमारे देश बंधु ने, हमने लिखा भी है, टीवी चैनलों पर भी हमने बताया है कि इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण बातें तो और कोई कर ही नहीं सकता है हिस्ट्री में। पर आप पूरे देश के जितने प्रधानमंत्री हुए, मुख्यमंत्री हुए, आप उनका उठा करके देख लीजिए,
लेकिन तब भी लोग इनको पसंद करते थे, तालियां पीटते थे। अब आज अगर कुछ भी कहते हैं तो लोग मुंह बिचकाते हैं, कहते हैं अरे आप बंद करो यार, हटाओ 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 यार। समय खत्म हो गया तो हम जयशंकर जी। जी बाकी लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, अपने लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। जो भक्त और अंधभक्त लोग हैं, अब उनके बीच में भी चर्चा होने लग गई है। भाजपा में अब ये लोग कह रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है क्या कि अटल जी के समय जिस तरह से आडवाणी जी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया था, अमित शाह जी को भी बनाएंगे, क्या कोई दबाव ऐसा पड़ रहा है क्या? हमने कहा पहले तो मोदी जी अपने को तो बचाएं, क्योंकि जब बंदरिया डूबने लग जाती है तो अपने बच्चों को भी उठा के फेंक देती है अपनी जान बचाने के लिए। तो ऐसा नहीं, अभी तो सारा का सारा मामला एक फंसा है, पूरा कुनबा ही फंसा हुआ है, और ये जवाब तो आपको देना पड़ेगा, इस पीढ़ी को जवाब देना पड़ेगा। और ये पीढ़ी जवाब ले करके रहेगी कि जंतर मंतर या उसके इर्द गिर्द के इलाकों में लाठी, गोली, पैलेट गन, आंसू गैस के गोले किसके आदेश पर चलाए गए, आज तक उस आदमी का नाम नहीं सामने आ रहा है। अगर गलत हुआ था तो आप बताते हैं ना कि हाँ फला आदमी ने उसके आदेश पे हुआ, उसको हम उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी का नाम लगे तो वो सीधे कह देगा कि नहीं साहब हमको तो ऊपर से आदेश आया था, तो मामला फंसेगा। इसलिए बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वही है कि जवाब इनको देना पड़ेगा। छात्र युवा शक्ति आज उमड़ घुमड़ करके सामने है, सड़कों पे है। संसद आवारा नहीं हो पाएगी, इस बार के सेशन ने दिखा दिया कि मुंह चुरा करके भागना पड़ा। आगे भी देखिएगा, हम तो वही कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी की बातें कई बार लगता है कि वो आदमी क्या है, ज्योतिषी है, भविष्यवक्ता है, क्या है, जो कह रहा है कि 2029 का चुनाव इनके नेतृत्व में नहीं होगा, इनकी सरकार नहीं रहेगी, उसके पहले इनका ये हो जाएगा। तो इसमें कोई आश्चर्य जैसी बात दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जिस तरह के दबाव बन रहे हैं, जिस तरह से जनता सामने आ रही है कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है, तो वो स्थिति आने के कगार पे आ गई है। अब लोग तैयार हो गए हैं, लोग पूछने लग गए हैं, इसलिए अब इनका बहुत दिनों तक ये नहीं रहेगा। इसलिए बौखलाहट में अभी देखिएगा आगे और बहुत सारे इनके सुभाषित वचन निकलेंगे, इनके मुखार बिंदु से कुछ न कुछ और बोलेंगे, और जो कुछ भी बोलेंगे इनके खिलाफ जाएगा। जी राजीव जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया जयशंकर जी, बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, प्रशांत जी, प्रेम कुमार जी, आप सबका। समय खत्म हो गया था और 3 मिनट